चलिए, गुड आफ्टरनून एवरीवन। बच्चे की आवाज ही मर गई हो, कहता छोड़ो क्या ही क्लास लगाऊं। चलिए शुरू करते हैं। तो मेरी क्लास ना लगने नहीं देंगे ये लोग। लास्ट क्लास में स्टार्टेड विद कंपनीज एक्ट 2013। टोटल हमारे सिलेबस में हमने बात की थी सेक्शन 1 से लेकर 148 तक है। टोटल 10 चैप्टर्स होते हैं कंपनीज एक्ट के। हमने ऑलमोस्ट थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लिया था कंपनीज एक्ट 2013 का, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। वी स्टार्टेड विद सेक्शन 1। सेक्शन 1 की हम बात करें तो कंपनी एक्ट का सेक्शन 1 बात करते हैं हमसे शॉर्ट टाइटल के बारे में, एक्सटेंट के बारे में, एप्लीकेबिलिटी के बारे में और फाइनली कमेंसमेंट के बारे में। टोटल 4 सब सेक्शन थे। फर्स्ट में बात करें तो एक्ट शैल बी नोन एज कंपनीज एक्ट 2013। इट शैल एक्सटेंड टू होल ऑफ इंडिया। कोई डेट ऑफ कमेंसमेंट मेंशन नहीं की गई है एक्ट में। दे हैव सेड कि दिस एक्ट शैल कम इनटू फोर्स ऑन सच डेट एज सेंट्रल गवर्नमेंट शैल नोटिफाई। और सेंट्रल गवर्नमेंट अलग अलग सेक्शंस के लिए अलग अलग डेट नोटिफाई कर सकती है। एंड फाइनली हमने बात की थी कि ये सेक्शन कहां पर अप्लाई हो, सॉरी ये एक्ट कहां पे अप्लाई होता है। पहले उन्होंने बात किया कि ऑब्वियसली जो कंपनी इनकॉर्पोरेटेड है अंडर दिस एक्ट या प्रीवियस कंपनी लॉ में, जो कि कंपनी की डेफिनेशन है सेक्शन यहाँ पे, उनके ऊपर अप्लाई होगी। उसके बाद हमने बात की थी कि अप्लाई होंगी बिक्स कंपनी पे। बिक्स स्टैंड फॉर, बी स्टैंड फॉर बैंकिंग कंपनीज, ऐसे तो बेटा पढ़ लिया। इंश्योरेंस कंपनीज, जनरेशन एंड सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड जो कंपनी स्पेशल एक्ट में बनाई गई है। तो इन चारों में ध्यान ये रखना है कि इन चारों से डील करने के लिए, क्योंकि स्पेशल एक्ट्स हैं, बैंकिंग कंपनी के लिए बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है, इंश्योरेंस कंपनीज के लिए 2 एक्ट है, इंश्योरेंस एक्ट है और इंश्योरेंस रेगुलेटरी एक्ट है। ईयर्स ना भी यादों चलेंगे। इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट है। जनरेशन एंड सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के लिए हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी एक्ट है। एंड फाइनली कोई भी कंपनी जो स्पेशल एक्ट में बनाई गई होगी, अब इसलिए उससे डील करने के लिए एक स्पेशल एक्ट होगा। तो कंपनी एक्ट तब तक अप्लाई करता रहेगा जब तक ये इन एक्ट के साथ इनकंसिस्टेंट ना हो। जैसे कहीं इनकंसिस्टेंसी आएंगी, बिकॉज वो स्पेशल एक्ट्स हैं जो उन्हीं पर्टिकुलर एंटिटीज के लिए बनाए गए हैं, तो आप वही वाले जो स्पेशल एक्ट्स हैं उनके प्रोविजंस फॉलो करेंगे। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था, इन बैंकिंग, इंश्योरेंस, जनरेशन के लिए अलग से अकाउंट्स के फॉर्मेट्स प्रिस्क्राइब्ड हैं, तो इसलिए हम उन्हीं में बनाते हैं, उनके ऊपर कंपनी एक्ट अप्लाई नहीं कर सकते हैं। और लास्ट हमारे पास आया था एफ पॉइंट, जहां उन्होंने बात की थी कि कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई कर देती है उसके ऊपर ही अप्लाई करना शुरू कर देता है। यानी कि इसमें एक एग्जांपल दिया था, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इनके ऊपर ही अप्लाई करता है। अच्छा, उसके बाद हमने बात की थी डेफिनेशन पर आ गए थे हम कि सेक्शन 2 जो है हमारा बात करता है डेफिनेशंस के बारे में। सबसे पहले हमने बात की थी 2 क्लॉज 20 की, जहां कंपनी डिफाइंड है। कंपनी मींस अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और एनी अदर प्रीवियस कंपनी लॉ। यहां पर हमने देखा था कि मेन बात निकल के क्या है कि अगर आप इंडिया में कंपनी कहलाना चाहते हैं, या तो आप कंपनी एक्ट 2013 में इनकॉर्पोरेट हो या प्रीवियस कंपनी लॉ में 56 वाले में या उससे पुराने में, तभी आप कंपनी कहला सकते हैं। अगर आप कोई ऐसी बॉडी कॉर्पोरेट है जो आउटसाइड इंडिया इनकॉर्पोरेटेड है लेकिन प्लेस ऑफ बिजनेस रखती है इंडिया में, दैट विल फॉल अंडर द डेफिनेशन ऑफ अ फॉरेन कंपनी। और अगर हम ऐसी एंटिटीज की बात करें जो कि इंडिया से बाहर इनकॉर्पोरेटेड है लेकिन ऑब्वियसली इंडिया में कोई वर्किंग प्लेस नहीं है, अलग अलग देशों में अलग अलग कई ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस होंगी, तो उनके लिए हम एक जनरल वर्ड यूज कर देते हैं बॉडी कॉर्पोरेट। तो बॉडी कॉर्पोरेट की हमने डेफिनेशन देखी थी कि बॉडी कॉर्पोरेट का अगर हम जनरल मीनिंग देखें तो बॉडी कॉर्पोरेट का जनरल मीनिंग क्या होता है कि कोई भी एंटिटी जो किसी एक्ट में इनकॉर्पोरेट होती है, जिसकी वजह से उसके पास एक स्पेशल या सेपरेट लीगल एंटिटी आ जाती है, एक परपीचुअल सक्सेशन आ जाती है और उसके पास कैपेसिटी टू स्यू होती है। यानी कि सिंपली ये 4 बातें अगर कोई भी एंटिटी पूरी करे, जैसे कि हम लोग फाउंडेशन में पढ़ के आए एलएलपी अगर हम देखें तो ये 4 बातें पूरी करती है। वो एक एक्ट में इनकॉर्पोरेट होती है, इस वजह से सेपरेट लीगल एंटिटी रखती है, परपीचुअल सक्सेशन रखती है और उसको स्यू भी किया जा सकता है और वो भी स्यू कर सकती है। तो टेक्निकली वो भी बॉडी कॉर्पोरेट के डेफिनेशन में आ जाएगी। इसलिए बॉडी कॉर्पोरेट एक बड़ा वाइडर शब्द है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जो कंपनी है हमारी वो भी बॉडी कॉर्पोरेट है, या कि कह लीजिए कंपनी एक ऐसी बॉडी कॉर्पोरेट है जो इंडिया के एक्ट में इनकॉर्पोरेटेड है। फॉरेन कंपनी एक ऐसी बॉडी कॉर्पोरेट है जो आउटसाइड इंडिया इनकॉर्पोरेटेड है लेकिन इंडिया में प्लेस ऑफ बिजनेस रखती है। इसके अलावा जो कंपनी रह गई जो बाहर बनी है और इंडिया में काम नहीं करती, उनको हम नाम जनरली बोलना शुरू कर देते हैं बॉडी कॉर्पोरेट। तो 2 क्लॉज 11 ने एक डेफिनेशन भी दी है आपकी बॉडी कॉर्पोरेट की, लेकिन ये बॉडी कॉर्पोरेट को किसी भी तरह से डिफाइन नहीं करती। ये सिर्फ उसमें क्या इंक्लूडेड है और किसको बाहर करना है बस इतना बता देती है। इसमें उन्होंने क्या लिखा कि बॉडी कॉर्पोरेट क्या है, इट इंक्लूड्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, जिसमें आप समझेंगे फॉरेन कंपनी भी आ गई क्योंकि उसकी इंडिया में प्रेजेंस है, या जो फॉरेन नहीं भी बन पाई क्योंकि सिर्फ आउटसाइड इंडिया, उन्होंने वर्ड सिर्फ क्या यूज किया है, कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया। तो इसका मतलब क्या हो गया, अगर वो प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया इन इंडिया रखती है तो उसके लिए तो अलग से नाम है एक्ट के अंदर फॉरेन कंपनी, अदरवाइज वो क्या बुला ली जाएगी बॉडी कॉर्पोरेट। और इसके अंदर हमने क्या लिखा, इट डज नॉट इंक्लूड अ कोऑपरेटिव सोसाइटी विच इज
रजिस्टर्ड अंडर एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स। तो मेन मुद्दे की बात जो इस डेफिनेशन से एक निकल के आई वो ये है कि हमें कोऑपरेटिव सोसाइटी को, एमसीक्यू के हिसाब से इंपॉर्टेंट हो जाता है कई बार ये, कि अगर कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी है इंडिया में किसी भी एक्ट में रजिस्टर्ड की गई हो, वैसे कोऑपरेटिव सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट है इसके लिए, उसके तहत अगर रजिस्टर की गई है, नो डाउट वो ये सारी बातें पूरी करेगी, वही कोई इनकॉर्पोरेटेड है, सेपरेट लीगल एंटिटी है, स्टिल कंपनी एक्ट के लिए हम उसको बॉडी कॉर्पोरेट नहीं मानेंगे। और ऐसी कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट स्पेसिफाई कर दे उसको भी हम इस डेफिनेशन से बाहर रखेंगे। अच्छा, नेक्स्ट हमने बात की थी फीचर्स ऑफ कंपनी के बारे में, सारा फाउंडेशन में पढ़ा हुआ था इसलिए फटाफट से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। हमने बात किया था कि याद करने के लिए कंपनी इज द टॉप क्लास एसोसिएशन, टी स्टैंड्स फॉर ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स, जहां हमने सेक्शन 44 का जिक्र किया था, जहां हमने कहा था कि कंपनी के जो शेयर्स है नंबर 1 एक मूवेबल प्रॉपर्टी है, ट्रांसफरेबल है, हमेशा रहेंगे, और उसके ऊपर उनका जो मैनर है ट्रांसफर का वो आप एक तरह से रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, रेगुलेट कर सकते हैं बाय द आर्टिकल्स ऑफ द कंपनी। सेकेंडली हमने बात करी थी ओनरशिप ऑफ सेपरेट फ्रॉम मैनेजमेंट की, जहां हमने कहा जी ओनरशिप रहती है मेंबर्स के हाथ में। अगर मैं कहूं कंपनी में शेयर्स हैं तो हम मेंबर्स को नाम दे सकते हैं शेयर होल्डर्स के हाथ में, क्योंकि आप समझेंगे मेंबर्स एक जनरल टर्म है, जिन कंपनी के पास शेयर कैपिटल नहीं है उनके पास भी मेंबर्स होते हैं। इसके बारे में अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे भी कि कई कंपनियां ऐसी हो सकती हैं, बाकी फाउंडेशन में आपने पढ़ा हुआ है। देयर आर कंपनीज विदाउट शेयर कैपिटल, तो हम वर्ड यूज क्या करते हैं, मेंबर्स के पास ओनरशिप होती है और वो मेंबर्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स चुनते हैं जो डे टू डे मैनेजमेंट के लिए उसमें जो डे टू डे मैनेजमेंट कैरी ऑन करते हैं। लेकिन क्योंकि इनकी अपॉइंटमेंट रिमूवल मेंबर्स के हाथ में है, इसलिए हम कहते हैं कि इनडायरेक्टली जो कंट्रोल होता है कंपनी के ऊपर वो मेंबर्स का रहता है। थर्ड हमने बात की थी परपीचुअल सक्सेशन की, कि मेंबर्स आते रहेंगे जाते रहेंगे, कंपनी की लाइफ उससे इंपैक्ट नहीं होगी। इसके लिए हमने एक कंसेप्ट का ध्यान दिया था, ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स, कि जो परपीचुअल सक्सेशन है ये चलती है बिकॉज ऑफ द कंसेप्ट ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स, कि अगर एक मेंबर की डेथ हो जाती है तो बाय प्रोविजंस ऑफ लॉ जो भी उसका लीगल एयर बनता है, क्योंकि शेयर्स मूवेबल प्रॉपर्टी हैं, ये उसकी मूवेबल प्रॉपर्टी की तरह उसके आगे लीगल एयर्स के पास चली जाती है। इसी वजह से हम ये कहते हैं कि मेंबर्स आते रहेंगे जाते रहेंगे लेकिन कंपनी चलती रहेगी, क्योंकि प्रैक्टिकली बेटा वो शेयर्स किसी के पास तो जाएंगे ना, तो वो ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स की वजह से लीगल एयर्स के पास ऑटोमेटिकली चले जाते हैं। ऐसा आप समझते हैं पार्टनरशिप वगैरह में नहीं होता था कि मेंबर डेथ हो गई तो आपने उसका इंटरेस्ट उठा के उसके लीगल एयर का उसका पार्टनर बना लिया, ये वहां नहीं होता। ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स का कंसेप्ट है, इसकी वजह से आपकी जो परपीचुअल सक्सेशन है वो कंपनी के अंदर चलती रहती है। फिर हमने क्लास को कवर किया, क्लास का मतलब क्या था, सी स्टैंड्स फॉर कॉमन सील, ये ऑफिशियल सिग्नेचर होता है। बाय 2015 एक्ट ये ऑप्शनल कर दिया गया है, कंपनी चाहे तो कॉमन सील रखे, कंपनी चाहे तो कॉमन सील ना रखे। अगर वो नहीं रखती है तो आगे एक सेक्शन आएगा जिस बात को क्लियर करेगा कि ऑथेंटिकेट कैसे किया जाता है। 2 डायरेक्टर साइन करते हैं, या अगर कंपनी के पास कंपनी सेक्रेटरी है तो एक डायरेक्टर और एक कंपनी सेक्रेटरी इसको साइन करेगा। ये सेक्शन अभी आगे आएगा, हम क्लियर कर लेंगे वहां पे। एल स्टैंड्स फॉर लिमिटेड लायबिलिटी, अगेन ये कंसेप्ट हमने पढ़ा हुआ है कि जो मेंबर्स की लायबिलिटी होती है कंपनी के अंदर वो लिमिटेड होती है। प्लीज ये बात मत बोलिएगा, बच्चा फाइनल तक पहुंच जाता है बोलता रहता है कंपनी की लायबिलिटी लिमिटेड होती है। कंपनी की लायबिलिटी लिमिटेड नहीं होती है, कंपनी के अंदर जो मेंबर्स हैं उनकी लायबिलिटी लिमिटेड होती है, क्योंकि हम इतना ज्यादा ट्रेन हो चुके होते हैं लिमिटेड लायबिलिटी लिमिटेड बोलने के लिए। आप कई बार बच्चे बोल जाते हैं कि कंपनी की लायबिलिटी लिमिटेड है, विच इज कंप्लीटली रॉन्ग। कंपनी के लायबिलिटी पे कोई लिमिट नहीं है, उसकी एक एक प्रॉपर्टी का एक एक, जिसे कहते हैं ना कि एक एक ईट बिकवाई जा सकती है उसका पैसा वापस लेने के लिए, दे हैव अनलिमिटेड लायबिलिटी। उसके मेंबर्स की लायबिलिटी क्या है, लिमिटेड है। वो लिमिटेड किस एक्सटेंट तक होती है ये उसकी टाइप पे डिपेंड करता है। ये हम फाउंडेशन में भी देख किया है कि कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स होती है, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी होती है। अभी हम डिटेल में डिस्कस भी करेंगे कि शेयर्स में क्या होता है कि जो अमाउंट अनपेड है उसके तक लिमिटेड रहती है, गारंटी में आप एक अमाउंट बता के बैठे होते हैं कि अगर वाइंडिंग अप होगी तो मैं इतना पैसा दूंगा कंपनी का, उस हद तक आपकी लायबिलिटी लिमिटेड हो जाती है। ए स्टैंड्स फॉर आर्टिफिशियल पर्सन, इसका मतलब क्या हुआ कि कंपनी एक लॉ की क्रिएशन है, लॉ की नजर में एक आर्टिफिशियल पर्सन मानी जाती है जिसकी वजह से इसको कुछ राइट्स दिए गए हैं। एस स्टैंड्स फॉर सेपरेट लीगल एंटिटी, 2 केस पढ़ के आए थे हम, सोलोमन वर्सेस सोलोमन और ली वर्सेस ली एयर फार्मिंग का, अलग से मुझे नहीं लगता वो पूछेगा इसके बारे में। और सेपरेट प्रॉपर्टी का केस था कि क्योंकि सेपरेट लीगल एंटिटी है, जो कंपनी की प्रॉपर्टी है वो कंपनी की ही प्रॉपर्टी मानी जाएगी, उसमें जो कंपनी के मेंबर्स हैं उनका किसी भी तरह का कोई इंटरेस्ट नहीं होगा, किसी भी तरह का कोई राइट नहीं होगा। और लास्टली बात आती है एसोसिएशन की, जहां से हमने बात किया था इट्स एन इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन, इट इज क्रिएटेड बाय लॉ एंड देयरफॉर इट विल एंड ओनली बाय द लीगल प्रोसीजर। जब तक इसका नाम रजिस्टर ऑफ कंपनीज के अंदर है तब तक कंपनी इन एग्जिस्टेंस मानी जाएगी। दिस वाज ऑल द फीचर्स। लास्ट हमने छोटी सी बात करी थी लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल की, अगेन इंटर के सिलेबस में नहीं है ये, उसके लिए हमने कंसेप्ट देखा था कि कॉर्पोरेट विल की लिफ्टिंग होती क्या है, जहां पर कोर्ट्स को ऐसा लगता है कि बिकॉज ऑफ आपकी कंपनी की सेपरेट लीगल एंटिटी कुछ फ्रॉडुलेंट पर्पस के लिए, इलीगल पर्पस के लिए यूज की जा रही है, तो वो चाहें तो ये सेपरेट लीगल एंटिटी को डिसरिगार्ड कर सकते हैं और
जो पीछे मेंबर्स डायरेक्टर्स छुपे हुए हैं उनको लायबल ठहरा सकते हैं। हमने कई केसेस पढ़े थे फाउंडेशन में, प्रोटेक्शन ऑफ रेवेन्यू के लिए सर घनश्याम बनर्जी का केस आया था, फ्रॉड रोकने के लिए गिलफर्ड मोटर का केस आया। तो इस तरह के केसेस में वो कर सकते हैं। अगेन क्योंकि आपकी बुक में नहीं है तो इंटर में कोई चांस नहीं है कि उसके ऊपर कुछ क्वेश्चन करेगा आपसे। अच्छा, एक नई बात जो हमने कवर करनी है इसके अंदर, हम बात करने जा रहे हैं कि कैन कंपनी बी कॉल्ड अ सिटीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम बात करने जा रहे हैं, कैन कंपनी बी कॉल्ड, कैन कंपनी बी अ सिटीजन। अच्छा, पहले आप मुझे ये बात बताएं, कई वर्ड्स होते हैं बेटा। एक हम वर्ड यूज करते हैं पर्सन, एक वर्ड हम यूज करते हैं सिटीजन, एक वर्ड हम यूज करते हैं रेजिडेंट। ये तीन शब्द हैं जो जनरली यूज किए जाते हैं। एक एक करके इनको डिस्कस करते हैं। क्या मैं एक कंपनी को पर्सन बुला सकता हूं? इस कंपनी या पर्सन? यस। जब हम पर्सन की बात करते हैं, पर्सन दो तरह के होते हैं ब्रॉडली। हमारे कॉमर्स के बच्चों के लिए पर्सन दो तरह के होते हैं, बाकी दुनिया के लिए एक ही होता है। हमारे लिए दो तरह के होते हैं, वन इज नेचुरल पर्सन, अनदर वन इज आर्टिफिशियल पर्सन। और ये बात हमें समझ आती है कि सर कंपनी पर्सन के अंदर आएगी। जहां भी लॉ में हम पर्सन वर्ड देखेंगे, पूछने की जरूरत ही नहीं है, वहां पर कंपनी इंक्लूडेड है। जैसे हम पार्टनरशिप में पढ़ के आए थे, पार्टनरशिप इज ए रिलेशन बिटवीन पर्संस। वहां हमने बात की थी क्योंकि पर्सन लिखा हुआ है, इसका मतलब एक कंपनी भी पार्टनर बन सकती है, बिकॉज कंपनी इज ऑल्सो अ पर्सन। अब सेकेंड बात यह आती है कि आप और मैं पर्सन है, नेचुरल सिटीजन पर्सन है, लेकिन हम लोग किसी देश के सिटीजन भी हैं। भारत के हमारे पास सिटीजनशिप है। ऐसे ही आप लोगों के बाद देखा होगा जो फॉरेनर्स हैं उनके पास अलग अलग देश की सिटीजनशिप होती है, और ये सिटीजनशिप एक्ट होता है जिसके थ्रू ये गवर्न की जाती है। तो सवाल ये पूछा गया कि कंपनी पर्सन तो है, क्या कंपनी सिटीजन है? पहली बात तो सर ये सवाल इंपॉर्टेंट क्यों है? सिर्फ थ्योरेटिकल सवाल है कि हम सिटीजन को बना पूछ रहे हैं, है कि नहीं है, या सिटीजन होने से या ना होने से कोई फर्क भी पड़ता है? ये हम क्वेश्चन आंसर ही क्यों कर रहे हैं कि वो सिटीजन है कि नहीं है? इसका रीजन ये है बेटा, इसका रीजन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फॉलो करता है, जहां पर हमें कुछ फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं। आपको याद होगा छोटे छोटे बच्चे थे, आप 8-9th क्लास में रटवा दिए गए थे फंडामेंटल राइट्स। समझ कुछ नहीं आया था हमें, हमने रटे थे कि फंडामेंटल राइट्स नाम की चीज होती है। अब इन फंडामेंटल राइट्स में क्या है, एक तरह से ये हैं क्या, ये इंडिया में रहने वाले जितने भी लोग हैं, पर्सन सिटीजन हैं, एक तरह से गवर्नमेंट के अगेंस्ट हमारे पास कुछ अधिकार हैं। यानी कि फ्रीडम टू स्पीच है हमारे पास, बिजनेस कैरी ऑन करने का अधिकार है हमारे पास, इक्वालिटी बिफोर लॉ का अधिकार है हमारे पास, बिना किसी प्रॉपर ट्रायल के हमें कन्विक्ट नहीं किया जा सकता। बिकॉज ऑफ दिस राइट्स ओनली हम ये देख पा रहे हैं कि इंडिया के अंदर हम फ्रीली ट्रेवल कर जाते हैं, कहीं भी प्रॉपर्टी ओन कर सकते हैं, क्योंकि ये फंडामेंटल राइट्स हैं। अब जब इंडिया में बेटा बिजनेसेस करने शुरू किए, लोगों ने कंपनियां बनानी शुरू करी, तो सवाल यह पूछा गया कि क्या ये फंडामेंटल राइट्स जो हैं ये कंपनी के पास भी हैं? क्या कंपनी भी कोई भी बिजनेस कर सकती है? क्या कंपनी के सामने भी कंपनी के लिए भी इक्वालिटी बिफोर लॉ रहेगी? क्योंकि जब हमने ये पढ़े फंडामेंटल राइट्स, इनमें कई जगहों पे लिखा गया था ऑल सिटीजन्स ऑफ इंडिया शैल हैव दिस राइट। तो सवाल ये पूछना शुरू किया कि जब सिटीजन वर्ड इस्तेमाल किया जा रहा है कि ठीक है नेचुरल पर्सन तो सिटीजन है, जब कंपनी कोर्ट गई तो कोर्ट में सवाल पूछा जाने लगा कि क्या कंपनी भी सिटीजन होती है? और अगर कंपनी सिटीजन है तो वो फंडामेंटल राइट्स जो सिटीजन को मिलते हैं वो कंपनी को भी मिलने शुरू हो जाएंगे, और अगर कंपनी सिटीजन नहीं है तो वैसी बात हो जाएगी कि वो राइट्स उनको नहीं मिलेंगे। अब हुआ क्या, जब आप फंडामेंटल राइट्स पढ़ते हैं बेटा, फंडामेंटल राइट्स भी बड़े सोच के डिजाइन किए गए थे। इनमें कुछ फंडामेंटल राइट्स ऐसे हैं जिनमें वर्ड यूज किया गया है पर्सन, कुछ फंडामेंटल राइट ऐसे हैं जिनमें वर्ड यूज किया गया है सिटीजन। जैसे कि अगर आप फंडामेंटल राइट की बात करें तो फंडामेंटल राइट्स हमारे आर्टिकल में ब्रॉडली आर्टिकल 12 से शुरू हो जाते हैं और 32 तक जाते हैं। उसमें ब्रॉडली आर्टिकल 14 है इक्वालिटी बिफोर लॉ, या राइट टू इक्वालिटी बोलते हैं उसको हम। सेकेंडली फिर हमारे पास राइट है कि कोई कास्ट, कलर, क्रीड पे डिस्क्रिमिनेट नहीं करना है। आर्टिकल 19 है जो फ्रीडम ऑफ स्पीच देता है, फ्रीडम टू कैरी ऑन बिजनेसेस देता है, फ्रीडम टू मूव फ्रीली थ्रू आउट इंडिया देता है। आर्टिकल 21 है राइट टू लाइफ एंड इक्वालिटी देता है। तो ये जो राइट्स हैं इनमें अलग अलग शब्द इस्तेमाल किए गए हैं। जैसे अगर आप आर्टिकल 14 की बात करें तो आर्टिकल 14 हमारा वर्ड यूज करता है ऑल पर्सन शैल बी ट्रीटेड इक्वली बिफोर लॉ। अब वहां वर्ड यूज किया गया पर्सन्स, और पर्सन वर्ड इस्तेमाल करते ही एक तो पहले आप समझेंगे इसका लॉजिक क्या दिया गया कि ऑल पर्सन्स वर्ड क्यों इस्तेमाल किया जा रहा है। वो कहते हैं कि आप भारत के सिटीजन हो या भारत के सिटीजन ना हो, आप अगर भारत के कोर्ट्स के सामने ट्रायल में आएंगे, भारत के कोर्ट्स के आगे आपका केस चलेगा,
तो वैसे ही चलेगा जैसे एक भारत के सिटीजन का चलता है। वी विल नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन अ फॉरेनर एंड अ पर्सन हु इज इन इंडिया। और ऐसा प्रैक्टिकली हम लोग देखते हैं। आप टेररिस्ट एक्टिविटी में बेटा देखते हैं, अजमल कसाब के अगेंस्ट केस चला था, कोई ट्रायल में फर्क नहीं था। जैसे हम लोग अपना केस सालों लटकाते हैं, हमने उसका केस भी सालों लटकाया था, तो देयर वाज नो डिस्टिंग्विशिंग फैक्टर। इसका हम कहते हैं कि हाँ, इक्वालिटी बिफोर लॉ है। लेकिन कुछ फंडामेंटल राइट्स ऐसे हैं जो सिर्फ सिटीजन्स को दिए गए हैं। जैसे आर्टिकल 19 की बात करें, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच। अब भारत के बेटा सिटीजन के पास ये खुला छूट है कि वो अपने प्रधानमंत्री को भी खड़े होकर गाली दे देता है कि कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ नहीं हो सकता यहां पर, बिकॉज एट द एंड ऑफ द वी लिव इन अ डेमोक्रेसी। उसके बाद हमारे पास फ्रीडम टू फॉर्म ट्रेड यूनियंस हैं। आप देखते हैं रोज प्रोटेस्ट हो रहे हैं दिल्ली के आसपास से। अगर आप आते हैं तो आप देख रहे होंगे सारी बॉर्डर बंद है, कई समय से बंद है, बैठे हुए हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई उठा नहीं सकता, बिकॉज राइट है हमारे पास यहाँ पे प्रोटेस्ट करने का। क्या ये राइट भी पर्सन के लिए यूज किया गया है? क्या ये जो राइट दिया गया आर्टिकल 19 में, यहां वर्ड पर्सन इस्तेमाल किया गया कि सिटीजन है? और अगर आप आर्टिकल 19 पढ़ेंगे ना बेटा, वहां वर्ड लिखा गया ऑल सिटीजन्स। सारे सिटीजन के पास फ्रीडम ऑफ स्पीच होगी, फ्रीडम टू कैरी ऑन बिजनेस होगा, फ्रीडम टू मूव थ्रू आउट इंडिया होगा, फ्रीडम टू फॉर्म यूनियंस होगा, प्रोटेस्ट करने का राइट होगा। लेकिन पर्सन वर्ड का इस्तेमाल नहीं किया गया। इसलिए आप प्रैक्टिकली देखेंगे कि अगर कोई फॉरेनर जो बाहर से वीजा लेके इंडिया में आया है, जनरली बेटा कॉलेजेस वगैरह में प्रोटेस्ट बहुत ज्यादा होते हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी चले जाएं, जेएनयू को तो आप बदनाम कर ही रखा है इस लोगों के लिए, लोगों ने, तो आप समझेंगे वहां सारा दिन प्रोटेस्ट चलते रहते हैं। तो उस प्रोटेस्ट में, क्योंकि अगर वो स्टूडेंट इंडियन सिटीजन है ना, कॉलेज उसके अगेंस्ट कोई एक्शन नहीं ले पाता। जैसे ही बेटा वो फॉरेन सिटीजन बनता है ना, कोई बाहर का बच्चा आया हो, झट उसका वीजा गवर्नमेंट कैंसिल कर देती है कि तुम हमारे यहां प्रोटेस्ट करने आए थे, पढ़ने आए थे। और यही बात जब आप बाहर जाके करोगे तो जितनी छूट आपको भारत में है ना चिल्लाने की सड़क पर खड़े होके, आप समझते हैं शायद यूएस में जाके, यूके में जाके उनके सिटीजन से कम हमें ये छूट मिलती होगी। तो आप समझ रहे हैं ये आ क्यों पा रहा है? क्योंकि 19 में जो ये अधिकार दिया गया है ये सिटीजन्स को दिया गया है। अब यही सवाल पूछा कंपनी ने कि जी हम पर्सन हैं कि हम सिटीजन है, हमारे भी क्लैरिटी बता दो कि हमारे ऊपर वो सिटीजन वाले अधिकार भी लगेंगे या हम सिर्फ पर्सन वाले अधिकार ले पाए क्योंकि हम सिटीजन नहीं है। इट वॉज हेल्ड कैटेगरिकली कि कंपनी सिटीजन नहीं होती है। कंपनी को सिटीजनशिप एक्ट में कंपनी नहीं बुलाया जा सकता। जो ये सिटीजन का कंसेप्ट है ये केवल नेचुरल पर्संस के लिए होता है। तो नेचुरल पर्संस को एक कंसेप्ट मिलता है, यानी कि ये एक कंपनी पर्सन तो है बट अ कंपनी कैन नॉट बी ए सिटीजन ऑफ एनी कंट्री। वो सिटीजन नहीं होती किसी कंट्री की। इसलिए सिर्फ इंडिया में इसका इंपैक्ट ये पड़ता है कि जो फंडामेंटल राइट्स एक आप और हमें मिलते हैं एज सिटीजन्स, वो कंपनी को नहीं मिल सकते। वो वाले राइट्स जो सिर्फ सिटीजन्स को दिए गए। हाँ, पर्सन्स वाले राइट टू इक्वालिटी बिफोर लॉ, राइट टू प्रॉपर ट्रायल, राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी, ये सारे अधिकार जो हैं, ये जो अधिकार हैं, ये ऑल पर्सन्स को दिए गए हैं, ये कंपनी को भी मिलते रहेंगे। अच्छा, उसके बाद तीसरी चीज हमारे पास आती है रेजिडेंट की। अब सिटीजनशिप के बाद बेटा एक कंसेप्ट आता है रेजिडेंस का। क्या भारत के जितने सिटीजन हैं वो भारत के रेजिडेंट हैं, ये जरूरी है? ऐसा नहीं है। आप समझते हैं कई लोग ऐसे हैं जिनके पास सिटीजनशिप भारत की है लेकिन वो विदेशों में रह रहे हैं, शायद नौकरी करते हैं, शायद किसी कारण की वजह से वो भारत में रेजिडेंट नहीं कहला पाते। और जो ये रेजिडेंस का कंसेप्ट है, सिर्फ पहली बात तो इसकी इंपॉर्टेंस क्यों है, क्यों जज किया जाए कि रेजिडेंट है ये पर्सन की नहीं है? रेजिडेंट का बेटा मेनली जो रोल है वो टैक्सेशन पर्पस के लिए है। आप लोगों का टैक्सेशन शुरू हो गया, लगभग 1 या 2 क्लास में सर रेजिडेंस वाले चैप्टर के ऊपर आ जाएंगे। वहां ब्रॉडली बात इसी बात पर होगी कि हम रेजिडेंट को टैक्स और तरीके से करते हैं, एक नॉन रेजिडेंट को भारत में टैक्स और तरीके से किया जाता है। उस सिर्फ उसी पर्पस के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि एक पर्सन रेजिडेंट है या नहीं है, ये जज किया जाए। तब सवाल ये उठा कि क्या कंपनी भी रेजिडेंट होती है? कंपनी को भी एक कंट्री का रेजिडेंट बुलाया जा सकता है? पहली बात तो ये रेजिडेंट जज कैसे किया जाता है बेटा? जनरली नेचुरल पर्संस के लिए, आप और हमारे जैसे पर्संस के लिए ज्यादातर देश में जो कानून है वो नंबर ऑफ स्टे पे डिपेंड करते हैं। अगर आपने फाउंडेशन में पढ़ा था तो हमने 1 पर्सन कंपनी में कंसेप्ट पढ़ा था कि रेजिडेंट इंडिया होना चाहिए। वहां वो 182 डेज वाला कंसेप्ट था कि पिछले साल में 182 डेज अगर आप भारत में रहोगे तो हम आपको रेजिडेंट मान लेंगे। यही सेम कंसेप्ट टैक्सेशन से उठाया चुराया गया, वहां भी 182 डेज आप पढ़ेंगे थोड़े दिनों के बाद। अच्छा, क्या हर देश में 182 होता होगा? हो सकता है बेटा किसी देश में 120 डेज हो। तो क्या ऐसा हो सकता है कि एक पर्सन एक से ज्यादा कंट्री का रेजिडेंट बन जाए? क्या प्रैक्टिकली पॉसिबल है? पहले बात, क्या हम एक से ज्यादा सिटीजनशिप रख सकते हैं? प्रैक्टिकली बेटा ज्यादातर देश की कंट्री, देश के जो सिटीजनशिप लॉ है उसको मना करते हैं कि ऐसा नहीं होता। कुछ एक्सेप्शनल केसेस में वो देते हैं, राइट्स देते हैं। जैसे इंडिया में भी कुछ एक्सेप्शंस हैं कि इन केसेस में आप मल्टीपल सिटीजनशिप रख सकते हैं। अदरवाइज जनरल रूल ये होता है कि एक पर्सन एक कंट्री का सिटीजनशिप होता है। या तो आपने अगर भारत की सिटीजनशिप छोड़नी है तो आप जाके किसी दूसरे देश में सिटीजनशिप एक्वायर कर सकते हैं।
अब जो ये रेजिडेंस का कंसेप्ट है, ये क्योंकि नंबर ऑफ डेज पर डिपेंड करता है, तो हो सकता है बेटा यूएस का लॉ कहता हो 120 दिन वहां रह जाइए, हम आपको वहां का रेजिडेंट मान लेंगे। इंडिया का लॉ कहता है कि 182 डेज रह लीजिए, हम आपको यहां का रेजिडेंस मान लेंगे। तो हो सकता है बेटा एक पर्सन एक्चुअल में एक कंडीशंस दोनों जगह पूरी कर दे, वो इंडिया में 182 डेज रहे और बाकी 120 दिन जाके 125 दिन रह के 130 दिन, बाकी कितने बचा, 180 दिन तो अभी बचे पड़े हैं, वो 180 दिन जाके यूएस में काट देता है। तो सवाल ये उठता है क्या वो दोनों जगह रेजिडेंट बन जाएगा? द आंसर इज यस, दैट मींस अ पर्सन कैन हैव मोर देन वन रेजिडेंस। अब सवाल उठता है कि क्या ये कंपनी पर भी अप्लाई करता है? पहली बात, क्या कंपनी भी रेजिडेंट हो सकती है? लॉ ने कहा यस, क्योंकि कंपनी पे भी टैक्स लेना बेटा, टैक्स तो हम किसी का नहीं बख्शते, तो हमने कहा जी टैक्स के लिए फिर हम कंपनी को भी रेजिडेंट या नॉन रेजिडेंट की कैटेगरी में बांटेंगे। हाँ, अब कंपनी का स्टे नहीं हो सकता कि कंपनी 120 दिन भारत में रही या 180 दिन भारत में रही। तो जब आप जाएंगे टैक्सेशन में, आप वहां देखेंगे कि कंपनी के लिए जनरली जो उसका मैनेजमेंट होता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का कंट्रोल कहां पर है, उससे डिटरमाइन किया जाता है कि वो किस कंट्री की रेजिडेंट है। कि अगर मेनली प्राइमरीली कंट्रोल उसका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का इंडिया के अंदर है तो इंडिया का रेजिडेंट मान लिया जाता है उसको। अगर उसका मेजर कंट्रोल यूएस से हो रहा है तो हम ये मानते हैं कि वो यूएस की सिटीजन होगी, या सॉरी यूएस की रेजिडेंट होगी। तो रेजिडेंस का कंसेप्ट डज अप्लाई टू कंपनी, दैट मींस कंपनी कैन बी अ रेजिडेंट। तो हमने अभी तक क्या देखा? कंपनी पर्सन है, कंपनी सिटीजन नहीं है, कंपनी रेजिडेंट हो सकती है डिपेंडिंग अपॉन किस एक्ट में आप उसको रेजिडेंट बना रहे हैं, डिपेंडिंग अपॉन क्या रूल है। अगर आप इनकम टैक्स में देखेंगे तो मैनेजमेंट वाला रूल है कि उसकी मैनेजमेंट कहां की है। अच्छा, एक लास्ट पॉइंट और आता है, डोमिसाइल। ये वर्ड सुना है कभी? अक्सर बेटा स्कूलों में बात होती है, कॉलेजों में जाओ ना, वहां कहते हैं डोमिसाइल सर्टिफिकेट ले आओ। ये डोमिसाइल सर्टिफिकेट बेसिकली क्या होता है? ये भारत में क्या है कि हमें ये बताना पड़ता है कि हम किस स्टेट के वासी हैं, किस स्टेट के, किस शहर के हमारे पास डोमिसाइल है। तो क्वेश्चन ये उठता है कि कंपनी का भी डोमिसाइल होता है क्या? पहली बात तो डोमिसाइल की जरूरत क्यों है? फिर वही सवाल कि क्यों जानना है डोमिसाइल क्या है। बेटा इंडिया में क्योंकि हम लोग स्टेट वाइज डिवाइडेड हैं, हर स्टेट का अपना कोर्ट है, हाई कोर्ट है। तो सवाल ही उठता है कई बार कि इस कंपनी का केस कौन सा हाई कोर्ट सुने, क्योंकि हाई कोर्ट की जुरिस्डिक्शन होगी ना, हरियाणा हाई कोर्ट की हरियाणा में जुरिस्डिक्शन है, मुंबई महाराष्ट्र वाले की महाराष्ट्र में है, कंपनी तो पूरे भारत में काम कर रही होगी। तो उसके अगेंस्ट कहां, अगर कोई कंपनी के अगेंस्ट केस फाइल करना चाहे तो कौन सा कोर्ट के पास जुरिस्डिक्शन है, ये डिटरमाइन करने के लिए ये डिसाइड किया जाता है कि कंपनी का डोमिसाइल क्या है और कंपनी का क्या डोमिसाइल होता है। आप और मेरा डोमिसाइल है, मैं अगर दिखाऊंगा मेरा आधार कार्ड दिल्ली का है तो मैं दिल्ली का डोमिसाइल रखता हूं, आप में से किसी का हरियाणा का होगा, किसी का यूपी का होगा, किसी का हिमाचल का होगा, तो वो आपका डोमिसाइल है। अब क्या कंपनी का भी डोमिसाइल होता है? उन्होंने कहा जी बिल्कुल, कंपनी का भी डोमिसाइल होता है। कंपनी का डोमिसाइल डिसाइड होता है बाय द प्लेस वेयर इट्स रजिस्टर्ड ऑफिस इज सिचुएटेड। तो आप पूरे भारत में काम कर लीजिए, लेकिन आपके ऊपर जो जुरिस्डिक्शन ऑफ कोर्ट डिसाइड करनी पड़ी, कभी आपका, आप समझते हैं रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज में हमने कंसेप्ट पढ़ा था कि अगर आप कंपनी रजिस्टर कर रहे हैं तो आप उस रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास जाके डॉक्यूमेंट्स फाइल करेंगे जिस स्टेट में आपका रजिस्टर्ड ऑफिस है। वो डोमिसाइल से निकला हुआ कंसेप्ट था कि अगर कहीं भी आपको स्टेट वाइज डिसाइड करना पड़ा कि आप किस स्टेट को बिलोंग करते हैं, तो ये कैसे डिसाइड किया जाएगा कंपनी के केस में? उसका रजिस्टर्ड ऑफिस कहां होता है। तो हमने 4 कंसेप्ट पढ़े जो बेसिकली अगेन थोड़ा बहुत एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। बस कि कंपनी पर्सन होती है, कंपनी के पास सिटीजनशिप नहीं होती है, कंपनी कैन नॉट बी अ सिटीजन। थर्ड, कंपनी कैन बी अ रेजिडेंट, कंपनी रेजिडेंट हो सकती है। एंड फोर्थली, कंपनी डज हैव अ डोमिसाइल, कंपनी का डोमिसाइल कैसे डिसाइड होता है? बाय द प्लेस जहां पर उसका रजिस्टर्ड ऑफिस सिचुएटेड है, उसके हिसाब से उसका डोमिसाइल डिसाइड हो जाता है। अच्छा, एक छोटा सा क्वेश्चन और आ जाता है, कैन कंपनी बी अ पार्टनर इन अ पार्टनरशिप फर्म? सर ये तो अभी आपने बताया ही है, कैन कंपनी बी अ पार्टनर? यस, बिकॉज हमारा जो कंपनी पार्टनरशिप एक्ट है वो पार्टनर बनने के लिए किसको अलाउ करता है? किसी भी पर्सन को। और कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन, यस इट कैन गो अहेड एंड बिकम अ पार्टनर इन अ पार्टनरशिप फर्म। तो ये हमारा बेसिक बात खत्म हुई जहां तक हमने बात कंप्लीट करनी थी। अब आ जाते हैं आगे, नेक्स्ट बेटा हम शुरू करने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ कंपनीज के साथ, स्टार्टिंग विद काइंड्स ऑफ कंपनी। अगेन सारा का सारा आपने फाउंडेशन लेवल पे पढ़ा हुआ है टाइप्स ऑफ कंपनी। मेरे पास एक स्मॉल चार्ट फॉर्म में फाउंडेशन में जिन्होंने मेरे से पढ़ा, ये चार्ट उनके पास भी होता है, लेकिन आपको जरूरत नहीं है कोई खास बनाने की, बुक में से हो जाएगा। आइए पहले बात शुरू करते हैं हम। ये तो दिखने से राय से रुको, कंपनी को अगर हम डिवाइड करना चाहें तो अगेन पूरा फाउंडेशन में पढ़ा हुआ है, सिर्फ रिवीजन हो रही है, कोई नई बात नहीं आएगी इसके अंदर। हमने कहा जी टाइप्स ऑफ कंपनीज ब्रॉडली डिवाइड की जाती है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ मेंबर्स, ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी,
on the basis of control, on the basis of access to capital, and finally on the basis of on miscellaneous criteria. पूरा का पूरा हमने फाउंडेशन में कंप्लीट किया हुआ है. On the basis of members की बात करें हम तो कंपनी ब्रॉडली दो तरह की होती है. इट कैन ईदर बी अ पब्लिक कंपनी और इट कैन ईदर बी अ प्राइवेट कंपनी. पब्लिक कंपनी की हमने डेफिनेशन कवर की 2 क्लॉज 71 में, प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन हमने कवर करी 2 क्लॉज 68 में. ऐसा है कि पेपर में क्वेश्चन नहीं आ सकता बेटा, आ सकता है. पेपर में क्वेश्चन आता है. इनफैक्ट आप कोई भी क्वेश्चन उठाकर देख लें, टाइप्स ऑफ कंपनी में से एक नया क्वेश्चन से इंटर के पेपर में भी पूछा हुआ होता है. तो एक बार मतलब इसको भूलने वाला काम नहीं है, हमें दोबारा से करके जाना पड़ेगा पेपर के लिए इसको. अगर हम डेफिनेशन की बात करें, पहले हमने बात करी थी पब्लिक कंपनी की. पब्लिक कंपनी क्या होती है? हमने कहा जी पब्लिक कंपनी मींस अ कंपनी नंबर 1 विच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी. सीधी सी बात है कि एक कंपनी जो प्राइवेट कंपनी नहीं है उसको हम क्या बुलाएंगे? इट विल बी अ पब्लिक कंपनी. और साथ में कुछ बात लिखी है जिसका कोई मीनिंग नहीं है. हैज अ मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल एज में बी प्रिस्क्राइब्ड. और उसकी पेड अप शेयर कैपिटल कितनी होनी चाहिए? जो प्रिस्क्राइब्ड है. अब सवाल वही उठता है कि सर कुछ प्रिस्क्राइब्ड है, कुछ प्रिस्क्राइब्ड नहीं है. तो प्रैक्टिकली इसका मीनिंग नहीं रह जाता क्योंकि कोई फिगर प्रिस्क्राइब्ड नहीं है. बट 2 क्लॉज 71 में लिखा हुआ है, यानी कि गवर्नमेंट के पास पावर है, वो चाहे तो एक मिनिमम फिगर बता सकती है कि आपको अगर पब्लिक कंपनी बनानी है तो मिनिमम कैपिटल इतनी होनी चाहिए. तो पब्लिक कंपनी इज अ कंपनी विच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी एंड विच हैज अ पेड अप शेयर कैपिटल एज में बी प्रिस्क्राइब्ड. इसके नीचे अगर आपको याद हो तो एक प्रोविजो होता था जो सिंपल भाषा में क्या कहता है कि कोई भी कंपनी जो कि सब्सिडरी है एक पब्लिक कंपनी की, वो भले ही फिर अपने आर्टिकल्स के थ्रू प्राइवेट कंपनी ही क्यों ना हो, लेकिन लॉ की नजर में वो क्या मानी जाएगी? पब्लिक कंपनी मानी जाएगी. डेफिनेशन उन्होंने क्या लिखा है? प्रोवाइडेड दैट अ कंपनी विच इज अ सब्सिडरी ऑफ ए कंपनी नॉट बीइंग अ प्राइवेट कंपनी. इसका मैंने बताया था कि सर इन ये जो वर्ड है अ कंपनी नॉट बीइंग अ प्राइवेट कंपनी, इसको सिंपल भाषा में क्या लिखा जा सकता है? अ पब्लिक कंपनी. यानी कि एक कंपनी विच इज अ सब्सिडरी ऑफ अ, थोड़ी देर चल जा भाई, a company which is a subsidiary of a public company shall be deemed to be a public company for the purposes of this act even when such subsidiary company continues to be a private company in its article. भाषा समझ आती है कि सर कोई भी कंपनी हो, अगर वो एक सब्सिडरी है पब्लिक कंपनी की तो वो पब्लिक मानी जाएगी, भले ही फिर वो अपने आर्टिकल्स के थ्रू कैसी हो, एक प्राइवेट कंपनी क्यों ना हो. फिर हम आते हैं प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन पर. प्राइवेट कंपनी का मतलब, प्राइवेट कंपनी मींस अ कंपनी हैविंग अ मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल एज में बी प्रिस्क्राइब्ड. यहां अगेन कुछ प्रिस्क्राइब नहीं है. एंड विच बाइट्स आर्टिकल्स, अगेन वो कंपनी अपने आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के थ्रू क्या कर सकता है? 3 तरह की रिस्ट्रिक्शंस या 3 तरह की चीजें उसके आर्टिकल्स में होनी चाहिए. ये हमने याद किया था RLP नाम से. R stands for restricts the right of to transfer shares. L stands for limits the number of members to 200 and P stands for prohibits any invitation to public to subscribe to any securities of the company. 3 कंडीशन निकलती हैं. एक रिस्ट्रिक्ट करता है राइट टू ट्रांसफर शेयर्स को, लिमिट करता है नंबर ऑफ मेंबर्स को 200 पर, और प्रोहिबिट करता है सब्सक्राइब टू द पब्लिक टू सब्सक्राइब टू द सिक्योरिटीज ऑफ द कंपनी. यहां कुछ बातें निकल के आई थी कि यहां पर बेटा पहली बात जो वर्ड यूज किया गया है वो रिस्ट्रिक्ट यूज किया गया है. यहां पर जो वर्ड यूज किया गया है वो प्रोहिबिट्स यूज किया गया है. दोनों वर्ड्स में अंतर है. यानी कि थर्ड पॉइंट में आपके लिए पूरी तरह बैन है. यहां वाले केस में क्या है? रिस्ट्रिक्शन लगानी है. क्योंकि आप समझे बेटा ट्रांसफर ऑफ शेयर्स को प्रोहिबिट तो वैसे भी नहीं कर सकते. हमने ये बात अभी 44 में पढ़ी थी कि शेयर्स ट्रांसफरेबल रहेंगे इन द मैनर प्रोवाइडेड इन द आर्टिकल्स, कि आप अपने आर्टिकल्स के थ्रू तरीका बता सकते हैं कि शेयर्स ट्रांसफर कैसे होंगे. और वही बात फिर 2 क्लॉज 68 ने आकर आपकी प्राइवेट कंपनी के रेस्पेक्ट में बोली कि प्राइवेट कंपनी अपने आर्टिकल्स के थ्रू अपने शेयर्स के ट्रांसफर पर रिस्ट्रिक्शन लगा सकती है. या सिंपल भाषा में लगा सकती है या लगानी पड़ेगी? बेटा लगानी पड़ेगी. दैट इज द सिचुएशन. यानी कि आपकी ये कंडीशन पूरी होनी चाहिए. देयर शुड बी अ रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफर ऑफ शेयर्स. सर रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफर ऑफ शेयर्स का मतलब हुआ कि सर हम ये बोल के हमेशा बैठे कि आप पहले हमें एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को ऑफर करेंगे, उसके बाद ऑफर करेंगे, इस वैल्यू पे करेंगे. क्या ये जरूरी है लिखना? बेटा ये जरूरी नहीं है. सर इसका क्या मतलब हुआ कि आप कह रहे हो कि रिस्ट्रिक्शन लगनी चाहिए ट्रांसफर ऑफ शेयर्स के ऊपर? अगर मैं कहूं कि बेटा एक कंपनी के शेयर पर के ट्रांसफर पर रिस्ट्रिक्शन नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी खरीद सकता है, कोई भी उसको बेच सकता है, किसी भी प्राइस पे खरीद सकता है, किसी भी प्राइस पे बेच सकता है. ऐसे बेटा जब आप करते हैं ना, तो ये जो सिनेरियो है कि आप कोई भी शेयर खरीद सकता है, कोई भी बेच सकता है, कोई भी किसी प्राइस पे खरीद सकता है, बेच सकता है, ये तब होता है जब आप अपनी कंपनी के शेयर्स को स्टॉक मार्केट में, स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट करा दें. क्योंकि आप समझेंगे स्टॉक एक्सचेंज जो बनाई गई है वो इसी पर्पस के लिए बनाई गई है कि वहां पर शेयर्स इजीली ट्रांसफर किए जा सकें.
एक पर्सन ए बी को बेच दे, बी सी को बेच दे, और प्राइस पर भी आप समझेंगे वहां किसको बिक रहा है, किस प्राइस पे बिक रहा है, इसका कंपनी के पास कोई कंट्रोल नहीं होता। कंपनी डज नॉट कंट्रोल इट। कंपनी ना अपने शेयर के मार्केट में प्राइस किस पे बिकता है वो ठीक है, उसकी पॉलिसीज इंपैक्ट करती हैं, बट उसके हाथ में कंट्रोल नहीं होता। तो जब मैं ये बोलता हूं रिस्ट्रिक्ट्स द राइट टू ट्रांसफर इट शेयर्स, तो इससे इनडायरेक्टली मतलब क्या निकल के आता है कि एक प्राइवेट कंपनी को यह रोका गया है या उसको कहा गया है कि अपने आर्टिकल्स के थ्रू ये रोक लगाइए अपने ऊपर कि आप अपने शेयर्स को स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट नहीं करेंगे। दैट मींस एक प्राइवेट कंपनी के शेयर स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट नहीं हो सकते। और अगर आप थर्ड पॉइंट पे जाएं तो उसने क्या लिखा है, प्रोहिबिट्स एनी इन्विटेशन टू द पब्लिक टू सब्सक्राइब टू सिक्योरिटीज ऑफ द कंपनी। और दूसरा वर्ड ने क्या लिया, यूज किया प्रोहिबिट्स। यहां क्या किया उसने, क्या है जी, प्रोहिबिट करती है, पूरी तरह से रोकती है। किस काम के लिए, कि कोई भी पब्लिक का पर्सन आकर उसकी सिक्योरिटीज को सब्सक्राइब नहीं कर सकता। यानी कि जनरल पब्लिक ये नहीं कह सकती कि हम आपके शेयर लेंगे। दैट मींस इनके जो शेयर्स हैं, डिबेंचर्स हैं, वो इशू किए जाएंगे प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू। डायरेक्टली आप पब्लिक के पास जाके जनरल ऑफर देके उनसे शेयर्स नहीं ले सकते। तो अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं तो प्रैक्टिकली बेटा ये पॉइंट आपको क्या लाने से रोकता है, कंपनी को पब्लिक ऑफर्स लाने से रोकता है। तो अगर आप पहली पॉइंट की बात करें तो पहली पॉइंट हमसे बात करती है ट्रांसफर की, और उसका मतलब उससे पॉइंट क्या निकलता है कि एक प्राइवेट कंपनी स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट नहीं हो सकती। दूसरा, अगर हम थर्ड पॉइंट पे आए तो ये बेसिकली क्या कहने की कोशिश कर रहा है कि एक प्राइवेट कंपनी पब्लिक ऑफर नहीं ला सकती। उसको फिर पब्लिक ऑफर नहीं लाएगी तो वो शेयर्स कैसे इशू करे, प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू, कि जाए पर्टिकुलर इंडिविजुअल के पास, उसको शेयर्स दे और उससे उसके मनी ले ले। अच्छा, दूसरा डिस्टिंग्विशिंग फैक्टर अगर आप देखें तो बेटा यहां वर्ड यूज किया गया है शेयर्स और यहां वर्ड यूज किया गया है सिक्योरिटीज। अब सर एक चीज तो समझ आती है कि कंपनी पब्लिक ऑफर के थ्रू कोई भी सिक्योरिटी इशू नहीं कर सकती। सर वो शेयर हो, इक्विटी हो, प्रेफरेंस हो, डिबेंचर्स हो, कुछ भी हो, आप प्रोस्पेक्टस इशू कर आम पब्लिक से पैसा नहीं मांग सकते, ना शेयर के नाम पर ना डिबेंचर के नाम पर। लेकिन जैसे ही बेटा लिस्टिंग की बात आती है ना, आप पॉइंट ए पर जाते हैं, क्योंकि रोकने वाला पॉइंट कौन सा था, पॉइंट ए। वहां क्या सिक्योरिटीज लिखा है, वहां क्या लिखा है, शेयर्स लिखा है। इसका मतलब मान लीजिए बेटा एक कंपनी डिबेंचर्स इशू करती है और ये प्राइवेट कंपनी है, क्या ये प्राइवेट कंपनी अपने डिबेंचर्स पब्लिक ऑफर के थ्रू इशू कर सकती है? नहीं सर, पब्लिक ऑफर तो नहीं ला सकती, बिकॉज क्या है, पॉइंट 3 जो है इसको रोकता है। यानी कि ऑफर हमेशा कैसे आएगा, प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू पर्टिकुलर इंडिविजुअल्स के पास जाएगी और उनसे पेमेंट लेगी। आप ऐसे इश्तिहार निकाल के नहीं कह सकते जिसको आना है हमारे डिबेंचर्स ले जाइए, जिसको आना है हमारे शेयर्स ले जाइए। अब सवाल ये उठता है कि सर एक बार प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू ये डिबेंचर्स लेटस से 100 लोगों को इशू कर दिए गए, 150 लोगों को इशू कर दिए गए। अब ये हो सकता है 100 लोग 150 लोग एक दूसरे को डिबेंचर बेचना चाहते हो, डिबेंचर भी तो ट्रांसफर हो सकते हैं, या जरूरी थोड़ा ना रिडीम ही कराने हैं जाके कंपनी से। आप हो सकता है मार्केट में उसको दूसरे पर्सन को बेचना चाहते हो। एक तो तरीका है कि खुद ढूंढो और बेच लो उसके पास जाके, जैसे आप और कोई चीज बेचते हैं, अपनी गाड़ी बेचनी होती है, अपनी प्रॉपर्टी बेचनी होती है, उसकी कोई एक्सचेंज थोड़ी ना है, ढूंढते हो लोगों के थ्रू किसको खरीदनी है और उसको बेच देते हो, या तो ऐसे बेच लो इस डिबेंचर को। दूसरा, क्या कंपनी अपने डिबेंचर होल्डर्स की सहूलियत के लिए इन डिबेंचर्स को स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट करा सकती है? पहली बात तो बेटा, क्या डिबेंचर स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट होते हैं, या स्टॉक एक्सचेंज पे सिर्फ शेयर्स लिस्ट होते हैं? क्या डिबेंचर्स पे, क्या आपके डेट इंस्ट्रूमेंट्स स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट होते हैं? होते हैं। आप प्रॉब्लम क्या है, हमारे इंडिया की जो इक्विटी मार्केट है, शेयर मार्केट है, वो इतनी डेवलप्ड है कि लोग उसी के बारे में बात करते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि डेट इंस्ट्रूमेंट्स लिस्ट नहीं होते हैं, डेट इंस्ट्रूमेंट्स भी लिस्ट होते हैं। अब प्रॉब्लम, अब हम ये कहते हैं कि अगर डेट इंस्ट्रूमेंट लिस्ट होते हैं, डिबेंचर्स लिस्ट होते हैं, तो क्या एक प्राइवेट कंपनी अपने डिबेंचर स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट करा सकती है जाके? क्या उसके लिए कोई रोक है किसी तरह की? द आंसर इज नो। बेटा वो जाकर अपने डिबेंचर्स लिस्ट करा सकती है। और आज जाकर आप एनएससी की वेबसाइट पर जाइएगा, बीएससी की वेबसाइट पर जाइएगा और वहां जाकर एक बार टाइप कीजिएगा प्राइवेट कंपनीज विद लिस्टेड डिबेंचर्स, आपको लिस्ट मिल जाएगी पूरी की पूरी। कई प्राइवेट कंपनीज हैं जिसने अपना डिबेंचर्स क्या कर रखा है, स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट कर रखा है। तो आपको इन दोनों पॉइंट्स का मतलब समझ आना चाहिए। पहला पॉइंट क्या कर रहा है, आपके शेयर्स को फ्रीली ट्रांसफरेबल होने से रोक रहा है, सिंपल भाषा में उनको स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट कराने से रोक रहा है। थर्ड पॉइंट क्या कर रहा है आपके लिए, जो
पब्लिक से डायरेक्टली पब्लिक ऑफर के थ्रू पैसा रेस करना है, फिर वो शेयर्स के थ्रू हो, फिर वो डिबेंचर्स के थ्रू हो, वो आपके प्रोहिबिट किया जा रहा है। अच्छा, अगर कंपनी शेयर्स इशू करना चाहती है और प्राइवेट कंपनी है तो सर ना तो वो पब्लिक ऑफर ला सकती और ना ही इन शेयर्स को बाद में लिस्ट करा सकती, क्योंकि शेयर्स के रेस्पेक्ट में दोनों चीजें क्लोज्ड हैं। उन्होंने पब्लिक ऑफर भी बंद किया हुआ है और लिस्टिंग भी बंद की हुई है। दैट मींस क्या मैं ये कह सकता हूं कि एक प्राइवेट कंपनी जो है वो स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड हो सकती है बिकॉज उसके डिबेंचर्स वहां पर लिस्टेड हो सकते हैं। तो दिमाग से एक इमेज जो हमने बनाई हुई है कि सिर्फ पब्लिक कंपनियों की चीजें ही लिस्ट होती हैं, ऐसा नहीं है। मेजॉरिटी क्योंकि ऐसा चलता है इसलिए हमारे वो धारणा बन गई, अदरवाइज लॉ ये अलाउ करता है और प्रैक्टिकली भी ऐसा होता है कि जो आपकी लिस्टेड कंपनी होती हैं उनमें कई कंपनियां प्राइवेट कंपनीज भी होती हैं जिनके डेट इंस्ट्रूमेंट्स वहां लिस्टेड होंगे, जो इक्विटी है, शेयर्स हैं, वो लिस्टेड नहीं होंगे। और लास्ट बात जो हमने करनी है, एल स्टैंड्स फॉर लिमिट्स द नंबर ऑफ मेंबर्स टू 200। ऑब्वियसली उससे पहले उन्होंने क्या लिखा हुआ है, एक्सेप्ट इन केस ऑफ 1% कंपनी, क्योंकि वहां तो बेटा क्या दोस्तों, वहां एक नन्ही से जाना है तो उसे नहीं चलानी है कंपनी। तो इन केस ऑफ 1% कंपनी हमने उसको छोड़ दिया जाए। तो प्राइवेट कंपनी के केस में द लिमिट्स द नंबर ऑफ मेंबर्स टू 200। इसके लिए 3 हमारे पास एक्सेप्शन रूल्स ध्यान रखने वाले होते थे कि अगर जॉइंट होल्डर्स हैं, यानी कि एक ही शेयर को होल्ड करने वाले एक से ज्यादा व्यक्ति हैं, तो उनको अलग अलग नहीं गिना जाएगा, दे शैल बी काउंटेड एज वन। जितने भी कंपनी के एम्प्लॉइज हैं जिन्होंने कंपनी के शेयर्स ले रखे हैं, दे शैल बी एक्सक्लूडेड, उनको ये 200 काउंट करते समय गिनती में नहीं लिया जाएगा। और ऐसे एक्स एम्प्लॉइज, बेटा ये बात अधूरी है, ऐसे एक्स एम्प्लॉइज जो कि कंपनी के मेंबर बने जब एम्प्लॉय थे लेकिन आज एम्प्लॉय नहीं रहे, वो लोग एक्सक्लूड किए जाएंगे। यानी कि बेटा एक्स एम्प्लॉइज में ऐसा हो सकता है कि एक पर्सन ए एक कंपनी का एम्प्लॉय था, इसने एम्प्लॉय रहते हुए शेयर्स खरीदे और एम्प्लॉयमेंट से आज रिटायर हो गया, मान लीजिए 60 साल का हो गया, ये रिटायर हो गया। तो क्वेश्चन उठता है क्या ए को अब गिना जाएगा? नहीं सर, ये शेयर होल्डर बना, ये मेंबर बना वाइल इन एम्प्लॉयमेंट, और बाद में भी क्योंकि एक्स एम्प्लॉय बन गया तो इसको काउंट नहीं करेंगे। ऐसा हो सकता है बेटा एक एम्प्लॉय ए था, इसने रहते हुए कंपनी के मेंबरशिप के दौरान इसको कोई शेयर नहीं था इसके पास, लेकिन जब ये रिटायर हुआ इसके पास अच्छा खासा रिटायरमेंट फंड हाथ में आया और इसने क्या किया, इस कंपनी के शेयर्स खरीद लिए, क्योंकि पूरी जिंदगी इस कंपनी में काम किया, इसको पता था कंपनी प्रॉफिटेबल है, इसके शेयर्स में पैसे लगा देता हूं। तो सवाल उठता है क्या उसको भी 200 काउंट करते समय आप एक्सक्लूड करेंगे? द आंसर इज नो, बिकॉज यहां एक्स एम्प्लॉइज में कौन से एक्स एम्प्लॉइज एक्सक्लूड किए जाते हैं? जो मेंबर बने जब एम्प्लॉय थे और बाद में उनकी एम्प्लॉयमेंट खत्म हो गई, तो उन वालों को इंक्लूड नहीं करना। जो मेंबर ही कब बने, एम्प्लॉयमेंट खत्म होने के बाद, दे हैव नॉट बीन एक्सक्लूडेड, उनको एक्सक्लूड नहीं किया गया। इसकी अगर आप एग्जैक्ट लैंग्वेज देखें तो आपको एग्जैक्ट लैंग्वेज बुक में मिल जाएगी। देखिए, प्रोवाइडेड दैट वे 2 or more persons hold 1 or more shares, पढ़ा जा रहा है, ये बड़ा करूं, प्रोवाइडेड दैट वे 2, छोटा ही चल रहा है भाई, तो चल रहा है बस। Provided that where 2 or more persons hold 1 or more shares in a company jointly, they shall for the purpose of this clause be treated as a single member। ये तो हमारा joint holders वाली बात होगी, यहां से पढ़ा लैंग्वेज। Provided further that the persons who are in the employment of the company and persons who having been formally in the employment of the company were members of the company while in that employment, यानी कि वो persons जो कंपनी की फॉर्मली एम्प्लॉयमेंट में रहते हुए, यानी कि पहले एम्प्लॉयमेंट में रहते हुए कंपनी के मेंबर्स बने जब वो एम्प्लॉयमेंट में थे, एंड हैव कंटिन्यूड टू बी मेंबर्स आफ्टर द एम्प्लॉयमेंट सीज्ड shall not be included in the number of members। तो आपको एग्जैक्ट लैंग्वेज समझ आ रही है कि उन्होंने इस एक्स एम्प्लॉयज में किसको बाहर निकाला? वो लोग जो एम्प्लॉय रहते हुए मेंबर बने और बाद में वो एम्प्लॉयमेंट से सीज करके, उनको यहां पर काउंट नहीं करना है। तो विद दिस वी आर डन विद डेफिनेशन ऑफ अ प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन खत्म होती है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास क्या आता है बेटा? 2 स्पेशल तरह की प्राइवेट कंपनी। एक हमारे पास आता है स्मॉल कंपनी का कंसेप्ट और एक हमारे पास आता है 1% कंपनी का कंसेप्ट। स्मॉल कंपनी कहां पर डिफाइंड थी? 2 क्लॉज 85 में। स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन में कुछ चेंज आया था जो ऑब्वियसली आपके नवंबर के एग्जाम में भी एप्लीकेबल था, तो आप लोगों ने पढ़ रखा होगा। स्मॉल कंपनी मींस अ कंपनी, पहली बात उन्होंने क्या लिखी? अदर देन अ पब्लिक कंपनी, यानी कि ये कंपनी कौन सी होगी? हमेशा प्राइवेट कंपनी होगी। विच सेटिस्फाइज बोथ ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस, दोनों कंडीशंस पूरी करें। नंबर 1, इट्स पेड अप शेयर कैपिटल डज नॉट एक्सीड ₹50 lakhs
और सच हायर अमाउंट एज में बी प्रिस्क्राइब, और जो ये अमाउंट प्रिस्क्राइब किया जा सकता है दैट शैल नॉट बी मोर देन 10 करोड़ रुपीस। अब क्या ये 10 करोड़ प्रिस्क्राइब किया जा सकता है, ये किया गया है बेटा, ये 10 करोड़ लिमिट है कि सेंट्रल गवर्नमेंट इस 50 लाख के अमाउंट को बढ़ाकर कहां तक ले जा सकती है, 10 करोड़ तक। बढ़ाकर कहां तक ले गई है, 2 करोड़ तक। और ये जो नई फिगर आई है ये 1 अप्रैल 2021 से एप्लीकेबल है, यानी कि अमेंडमेंट जो आई थी अप्लाई की गई थी 1 अप्रैल 21 से। यानी कि आज की डेट में अगर आपको स्मॉल कंपनी बनना है तो योर पेड अप शेयर कैपिटल डज नॉट एक्सीड ₹2 करोड़। 2 करोड़ से ज्यादा आपकी पेड अप शेयर कैपिटल नहीं होनी चाहिए। एंड दूसरी कंडीशन क्या है, एंड दोनों बातें पूरी करनी है। इट्स टर्नओवर, टर्नओवर कौन सा, एज पर द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। यानी कि आप जब स्मॉल कंपनी डिसाइड करेंगे आप अपने पिछले साल के टर्नओवर के बेसिस के ऊपर देखेंगे कि इस साल आप स्मॉल कंपनी है या नहीं है। इसका मतलब क्या, स्मॉल कंपनी का स्टेटस हर साल बदल सकता है, बिल्कुल ये हर साल बदल सकता है। मान लीजिए इस साल आप स्मॉल हैं क्योंकि पिछले साल आपका टर्नओवर लिमिट से कम था, इस साल आपने टर्नओवर को बढ़ा दिया, अगले साल आप स्मॉल कंपनी नहीं होंगे, अगले साल फिर टर्नओवर कम हुआ, उससे अगले साल फिर आप क्या बन जाएंगे, स्मॉल कंपनी। यानी कि हर साल बदलने वाली सिचुएशन है। इफ द टर्नओवर एज पर द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर डज नॉट एक्सीड, अगेन पहले फिगर कितनी थी, लिखी हुई कितनी है, 2 करोड़, और सच हायर अमाउंट एज में बी प्रिस्क्राइब। इस प्रिस्क्राइब्ड अमाउंट को कहां तक प्रिस्क्राइब किया जा सकता है, 100 करोड़ तक। किया कितना हुआ है, 20 करोड़। तो इफेक्टिवली अगर हम बात करें तो क्या हो गया, पेड अप शेयर कैपिटल 2 करोड़ को एक्सीड ना करें, टर्नओवर पिछले साल का 20 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए। दोनों बातें अगर आप पूरी कर लें तो आप क्या बन जाएंगे, एक स्मॉल कंपनी बन जाएंगे। इसके अलावा बेटा ये 5 कंपनियां जो हैं ये भले ही ये कंडीशंस पूरी कर दें, यानी कि इनका टर्नओवर 2 करोड़ से कम हो, सॉरी पेड अप शेयर कैपिटल 2 करोड़ से कम हो और टर्नओवर 20 करोड़ से कम भी क्यों ना हो, तो भी ये कभी स्मॉल कंपनी नहीं बनेगी। ऐसी 5 कंपनियां कौन सी होती हैं, अ कंपनी शैल नॉट बी अ स्मॉल कंपनी नंबर 1 इफ इट इज अ पब्लिक कंपनी। पहली बात बेटा, पब्लिक कंपनी कभी स्मॉल कंपनी नहीं होगी, यू हैव टू बी अ प्राइवेट कंपनी। ये बात उन्होंने डेफिनेशन में लिखी है, पब्लिक का स्मॉल कंपनी मींस अ कंपनी अदर देन अ पब्लिक कंपनी। सेकेंडली, इट इज द होल्डिंग कंपनी ऑफ एनी कंपनी। अगर आप किसी कंपनी की होल्डिंग कंपनी है तो आप कभी स्मॉल कंपनी नहीं होंगे। ऐसे ही अगर आपकी कोई होल्डिंग कंपनी है, यानी कि आप किसी की सब्सिडरी हैं, तो भी आप कभी स्मॉल कंपनी नहीं होंगे। यानी कि एक होल्डिंग और सब्सिडरी के लिए आंख बंद करके दोनों के लिए बात चेक ही नहीं करनी कि उनका टर्नओवर कितना है और उनका पेड अप शेयर कैपिटल कितना है। आप बोल देंगे आपको स्मॉल कंपनी का स्टेटस मिल नहीं सकता, क्योंकि या तो आप किसी की होल्डिंग है या आपकी कोई होल्डिंग है, दैट मींस आप किसकी सब्सिडरी हैं। उसके अलावा अगर आप सेक्शन 8 कंपनी की तरह रजिस्टर्ड हैं, नॉन प्रॉफिट कंपनी है, चैरिटेबल पर्पसेस के लिए बनाई गई है, तो भी आपको स्मॉल कंपनी का स्टेटस नहीं दिया जाएगा। एंड फाइनली, कोई भी कंपनी जो इतनी इंपॉर्टेंट है कि उसके लिए स्पेशल कानून बनाया गया है, स्पेशल एक्ट के तहत बनाई गई है, तो उसको भी कहीं से छोटा नहीं बोला जा सकता। दोस्त कैन नॉट बी अ स्मॉल कंपनी। तो एक बार आपके पेपर में क्वेश्चन आ गया, उन्होंने एमसीक्यू का क्वेश्चन था कि सर एक कंपनी ए है, एक कंपनी बी है, इस कंपनी ए का पेड अप शेयर कैपिटल है 1 करोड़ रुपीस, इसका टर्नओवर एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ इमीडिएटली प्रीसीडिंग ईयर है 15 करोड़ रुपीस। एक कंपनी बी है जिसका पेड अप शेयर कैपिटल है 1.5 करोड़ रुपीस, जिसका टर्नओवर है 10 करोड़ रुपीस, और ये ए कंपनी मोर देन 50% ऑफ कैपिटल होल्ड करती है बी कंपनी की। दिस ए कंपनी होल्ड मोर देन 50% कैपिटल ऑफ बी कंपनी। 4 उन्होंने ऑप्शन दिए, ए एंड बी बोथ आर स्मॉल कंपनी, ए इज अ स्मॉल कंपनी, बी इज नॉट अ स्मॉल कंपनी, सी ए इज नॉट अ स्मॉल कंपनी, बी इज अ स्मॉल कंपनी, एंड नीदर ए नॉर बी इज अ स्मॉल कंपनी। ये इन्होंने हमारे सामने क्वेश्चन है, 2 मार्क का क्वेश्चन था पेपर के अंदर। 2 मार्क का क्वेश्चन मतलब होता है कि एमसीक्यू में अच्छे वाला एमसीक्यू, जिसको आप बचपन में होट्स बोलते थे कि पेपर में होट्स आते हैं, ये वो होट्स हैं इनके। तो ये इस तरह का क्वेश्चन है 2 मार्क्स वाला इनका। तो अब देखिए बेटा, कोई मुश्किल बात नहीं पूछ रहा, वो बच्चा एमसीक्यू से डरता रहता है, इतना सा क्वेश्चन नहीं था, बस उसमें उन्होंने किया क्या, इतनी सी छोटी सी बात के ऊपर एक क्वेश्चन बना दिया 2 मार्क्स का एमसीक्यू। तो सर यहां पर क्योंकि ए होल्डिंग है, चेक करने की जरूरत ही नहीं है, बी सब्सिडरी है,
चेक करने की जरूरत ही नहीं है, तो हम डायरेक्ट आंसर पे किस पे चले जाएंगे, नीदर ए नॉर बी, दोनों में से कोई भी इसके अंदर हमारी स्मॉल कंपनी नहीं है। अच्छा, जो ये मैंने आपको बताई फिगर्स प्रिस्क्राइब्ड 2 करोड़ और 20 करोड़, रूल वैसे याद नहीं भी होगा चलेगा, ये रूल टी ऑफ कंपनी स्पेसिफिकेशन रूल है, जहां पर ये पेड अप शेयर कैपिटल 2 करोड़ और 20 करोड़ लिखी हुई है, नहीं भी याद होगा चलेगा, सिर्फ वो एक्सपेक्ट नहीं करता आप रूल नंबर उसको मेंशन करें। चलिए, स्मॉल कंपनी का कंसेप्ट खत्म हुआ। लास्ट हम लोग आएंगे बेटा 1% कंपनी के ऊपर। 1% कंपनी में अगेन छोटी मोटी कुछ अमेंडमेंट्स हैं, आइए पहले उन अमेंडमेंट्स को पहले एक बार 1% कंपनी क्या होती है उसके बारे में बात करें, फिर हम इसके अमेंडमेंट्स पे आते हैं। 1% कंपनी 2 क्लॉज 62 इसको डिफाइन करता है। मैं सिर्फ इसलिए थोड़ा सा फास्ट चल रहा हूं क्योंकि फाउंडेशन वाली चीजें दोबारा से लिख लिख के बताने की जरूरत नहीं है। 1% कंपनी है, 2 क्लॉज 62 में डिफाइंड है। डेफिनेशन क्या दी गई है, 1% कंपनी मींस ए कंपनी विच हैज ओनली 1 पर्सन एज ए मेंबर, इसमें सिर्फ 1% मेंबर होता है। उसके बाद बेटा सेक्शन 3 सबसेक्शन 1 क्लॉज सी, ये सेक्शन है जो इस बात को इंडिकेट करता है कि आपकी जो 1% कंपनी है वो किस तरह की कंपनी होगी, वो एक प्राइवेट कंपनी होगी। स्मॉल कंपनी प्राइवेट होती है, ये बात कहां लिखी थी, उसकी डेफिनेशन में ही लिखी थी। स्मॉल कंपनी मींस है ना कंपनी अदर देन अ पब्लिक कंपनी। 1% कंपनी की डेफिनेशन में कहीं जिक्र नहीं है कि वो प्राइवेट कंपनी होगी, लेकिन 3 सबसेक्शन 1 क्लॉज सी वो कंपनियों को बांटता है। वो ये कहता है कि कंपनी प्राइवेट हो सकती है या पब्लिक हो सकती है। उसने ये कैटेगराइज किया कि 1% कंपनी हमेशा क्या होती है, एक प्राइवेट कंपनी होती है। अच्छा, इसका मतलब जितने भी प्रोविजंस प्राइवेट कंपनियों पे लगते हैं वो सारे प्रोविजंस 1% कंपनी के ऊपर एज इट इज लगते रहेंगे, लेकिन उसके अलावा 1% कंपनी के बारे में कुछ अलग बातें हैं जो नॉर्मल प्राइवेट कंपनी के ऊपर नहीं लगती। जैसे कि सर इसका 1 सब्सक्राइबर टू मेमोरेंडम होगा। हम लोग समझते हैं सब्सक्राइबर टू मेमोरेंडम क्या होते हैं, वो पर्सन जो मेमोरेंडम बनते समय उस पर साइन करते हैं, अंडरटेक करते हैं कि हम मेंबर बनेंगे। प्राइवेट कंपनी में 2 होते हैं, पब्लिक कंपनी में 7 होते हैं, और 1% कंपनी में क्योंकि एक ही मेंबर चाहिए होता है वहां पर सब्सक्राइबर भी कितना होता है, 1 होता है। इसके अलावा जो ये इकलौता बेटा मेंबर बनता है, ये इसके अंदर अपना एक नॉमिनी का नाम डालता है कि जो इन केस ऑफ डेथ, इन केस ऑफ इनकैपेसिटी ऑफ दिस पर्सन क्या बन जाएगा, कंपनी का मेंबर बन जाएगा। अच्छा, इसके अलावा इसको 1% कंपनी नाम अपने नाम के नीचे अलग से लिखना पड़ता है ताकि दुनिया को पता चले कि कंपनी क्या है, 1% कंपनी है। प्राइवेट कंपनी में 2 मेंबर्स होते हैं, यहां पर 1 मेंबर से काम चल जाता है। प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2 डायरेक्टर चाहिए होते हैं, यहां 1 डायरेक्टर से काम चल जाता है। तो यानी कि सर एक ही डायरेक्टर होता है, एक ही मेंबर होता है, वही पहले सब्सक्राइबर बनता है और वो अपना एक नॉमिनी अपॉइंट करके बैठा होता है कि अगर खुदा ना खास्ता मुझे कुछ हो गया तो मेरे बाद ये पर्सन क्या बन जाएगा, कंपनी का मेंबर बन जाएगा। अच्छा, क्या इसका कोई रिलेशन होना जरूरी होता है, क्या ये आपका रिलेटिव होना, ब्लड रिलेशन में होना जरूरी होता है? किसी को भी बना सकते हैं, किसी को भी बना सकते हैं, आपकी इच्छा। यहां पर कोई रिलेशन नहीं है कि नॉमिनी किसको बनाना होता है। अच्छा, उसके बाद प्रोविजंस रिलेटिंग टू इनकॉर्पोरेशन ऑफ 1% कंपनी, क्या कुछ लिखा हुआ है ये देखें। द मेमोरेंडम ऑफ द ओपीसी शैल इंडिकेट द नेम ऑफ द पर्सन who in the event of subscriber's death or is incapacity to contract shall become the member of the company। पहली बात हमने क्या लिखा कि कंपनी का मेमोरेंडम, यानी कि जो नॉमिनी का नाम है वो कहां पर मेंशन होता है, मेमोरेंडम में। अगर याद हो तो हमने वहां पे क्लॉजेस पढ़े थे, उसमें एक नॉमिनेशन क्लॉज नाम की चीज होती है कि जहां पर आप क्या मेंशन करते हैं कि नॉमिनी कौन होगा। तो कंपनी का नॉमिनी का नाम कहां लिखा हुआ होता है, मेमोरेंडम के अंदर। द मेमोरेंडम ऑफ ओपीसी शैल इंडिकेट द नेम ऑफ द पर्सन हु शैल इन द इवेंट ऑफ सब्सक्राइबर डेथ और इज इनकैपेसिटी बिकम द मेंबर ऑफ द कंपनी। तो सर एक नॉमिनी का नाम बताया जाएगा। अच्छा, जो ये पर्सन का नॉमिनी का नाम लिखा जाएगा इससे रिटर्न कंसेंट ली जाएगी कि आप नॉमिनी बनने को तैयार हैं, एक रिटर्न कंसेंट देगा और इस रिटर्न कंसेंट को आरओसी के पास फाइल किया जाएगा। द अदर पर्सन हुज नेम इज गिवन इन द मेमोरेंडम शैल गिव हिज प्रायर रिटर्न कंसेंट and the same shall be filed with the registrar of companies at the time of incorporation। अच्छा, ये पर्सन कभी भी कह सकता है मैं अपना कंसेंट विड्रॉ करता हूं, मुझे नॉमिनी नहीं बनना, बिल्कुल इसकी इच्छा, ये जिस दिन चाहे उस दिन अपना नाम विड्रॉ कर सकता है कि मुझे नॉमिनी नहीं बनना। ऐसे ही जो ये सोल पर्सन है ये भी चाहे जिस दिन भी चाहे इस नॉमिनी को रिमूव करके इसकी जगह किसी को भी नॉमिनी अपॉइंट कर सकता है। कितनी बार चेंज कर सकते हैं नॉमिनी को, कोई लिमिट नहीं है। आप रोज सुबह उठे नॉमिनी बदलें, गवर्नमेंट को कोई इश्यू नहीं है। जो लास्ट नॉमिनी होगा, जब भी पर्सन की डेथ होगी उस समय जो लास्ट नॉमिनी होगा वो क्या बनेगा, कंपनी का मेंबर बन जाएगा। अच्छा, अब अगर नॉमिनी खुद चला जाता है या मेंबर नॉमिनी को बदलता है, क्या यह मेमोरेंडम में चेंज होगा? टेक्निकली तो बेटा मेमोरेंडम में चेंज होगा, लेकिन मेमोरेंडम के चेंज का प्रोसीजर बड़ा हेक्टिक होता है, बड़ा मुश्किल होता है। ज्यादातर मेमोरेंडम के चेंजेस में, अभी सेक्शन 13 पढ़ेंगे हम आगे, सेंट्रल गवर्नमेंट के अप्रूवल चाहिए होते हैं, ना सिर्फ रजिस्ट्रार के, सेंट्रल गवर्नमेंट के। अब आप समझो बेटा, सेंट्रल गवर्नमेंट इसी काम के लिए बैठी हुई है कि हमारे हम रोज सुबह उठकर नॉमिनी बदल रहे हैं, उसके लिए अप्रूवल के लिए एप्लीकेशन फाइल कर रहे हैं, सालों लग जाएंगे एप्लीकेशन अप्रूव होकर आने में।
तो उन्होंने कहा जी अगर आप मेमोरेंडम में नॉमिनी के नाम को चेंज करने को मेमोरेंडम का ऑल्टरेशन मानोगे तो प्रोसेस लंबा हो जाएगा, इसलिए उन्होंने क्लियरली लिखा कि एनी चेंज इन द नेम ऑफ द पर्सन शैल नॉट बी डीम्ड टू बी द ऑल्टरेशन ऑफ मेमोरेंडम। इसको ऑल्टरेशन ऑफ मेमोरेंडम नहीं माना जाएगा, क्योंकि टेक्निकली बेटा है तो ऑल्टरेशन ही, क्योंकि आपने मेमोरेंडम में कुछ चेंज किया, लेकिन ताकि वो सेक्शन 13 अप्लाई ना करें, यहां पर आपको गवर्नमेंट के अप्रूवल्स ना लेने पड़े, आप अपनी इच्छा से जब चाहें चेंज कर लें, उन्होंने इसमें क्या लिख दिया कि इस वाले चेंज को, नॉमिनी के नाम को बदलने को हम ऑल्टरेशन ही नहीं मानेंगे, ना ये ऑल्टरेशन होगा, ना इसके ऊपर सेक्शन 13 जो ऑल्टरेशन से डील करता है वो लगेगा। अच्छा, उसके बाद अगर आप मेंबर बनना चाहते हैं या नॉमिनी बनना चाहते हैं, दोनों के लिए अप्लाई होता है, आप मेंबर हैं या नॉमिनी हैं, आपको ब्रॉडली 3 बातें बेटा पूरी करनी पड़ती है। नंबर 1, आप नेचुरल पर्सन होने चाहिए, यानी कि यहां पर आर्टिफिशियल पर्सन का कोई लेना देना नहीं है, ना आर्टिफिशियल पर्सन ओपीसी बना सकता, ना आप किसी कंपनी को, किसी एलएलपी को नॉमिनी बना सकते। दिस इज द डील जो सिर्फ किसमें होती है, नेचुरल पर्संस में, यानी कि मेंबर और नॉमिनी दोनों कौन होंगे, नेचुरल पर्संस होंगे। दूसरा, वो हमेशा इंडिया के सिटीजन होंगे, यानी कि आप किसी फॉरेन नेशनल को जो कहीं और की सिटीजनशिप रखता है, ना उसको नॉमिनी बनाएंगे, ना उसके वो इंडिया में आके ओपीसी इनकॉर्पोरेट कर सकते। बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर कई एमसीक्यूज भरे पड़े हैं, आप एमसीक्यूज बुक में प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे, इतने एमसीक्यूज हैं ओपीसी के ऊपर, छोटी छोटी बातों पकड़ता है। अच्छा, इससे पहले बेटा एक तीसरी कंडीशन और होती थी कि ना सिर्फ वो इंडिया का सिटीजन होना चाहिए, बल्कि वो इंडिया का रेजिडेंट भी होना चाहिए। अगेन 1 अप्रैल 2021 से ये रेजिडेंट इन इंडिया होने वाली जो कंडीशन है, इसको हटा दिया गया है, यानी कि आपको अब रेजिडेंट इन इंडिया होने की जरूरत नहीं है। अगर आप इंडिया के रेजिडेंट हैं या नहीं है, सिटीजन होने चाहिए, यानी कि एक फॉरेन नेशनल अभी भी नहीं बन पाएगा। अगर एक पर्सन इंडिया का सिटीजन है और वो जाकर फॉरेन में रहना शुरू कर देता है, कोई इशू नहीं है, वो नॉमिनी भी बना रह सकता है और वो आपकी ओपीसी भी बना सकता है, क्योंकि वो इंडिया का सिटीजन है। रेजिडेंट वाली बात हम लोगों ने अब हटा दिया। तो लैंग्वेज क्या लिखी इन्होंने, ओनली अ नेचुरल पर्सन हु इज एन इंडियन सिटीजन। पहले वर्ड क्या था, एंड रेजिडेंट इन इंडिया, अब वर्ड क्या कर दिया है, वेदर रेजिडेंट इन इंडिया और नॉट shall be eligible to incorporate an OPC or become a nominee of the sole member of the OPC। तो प्रैक्टिकली अब 2 कंडीशन रह गई, आपको क्या चाहिए बनना है, नेचुरल पर्सन होने चाहिए, आप सिटीजन ऑफ इंडिया होने चाहिए। पहले क्या था बेटा, आपको रेजिडेंट इंडिया बनना था, तो रेजिडेंट इंडिया क्या होता है, उसके लिए इन्होंने नीचे एक एक्सप्लेनेशन डाली हुई थी कि रेजिडेंट ऑफ इंडिया मींस अ पर्सन हु हैज स्टेड इन इंडिया फॉर 182 डेज ड्यूरिंग लास्ट ईयर। अब इन्होंने बेटा इस 182 डेज को कम करके कितना कर दिया, 120 डेज। लेकिन मुझे यह बताइए इससे फर्क क्या पड़ा, आप इस 120 डेज को क्यों पढ़ेंगे जब हमने रेजिडेंस चेक ही नहीं करनी है। आज की डेट में पर्सन रेजिडेंट हो या पर्सन रेजिडेंट ना हो, वो चेक ही नहीं करना, तो आप समझेंगे इस 182 को 120 में बदलने का कोई मीनिंग बनता है, लेकिन प्रैक्टिकली उन्होंने बदला है, कोई लॉजिकलेस बात है। लेकिन आप समझिए आज की डेट में आप कह रहे हो पहले आप 182 डेज रहते थे, आप रेजिडेंट हो, अब आप 120 भी रहोगे तो आप रेजिडेंट। उसने कहा रेजिडेंट होने पे ओपीसी का मेंबर होता है, मैंने कहा नहीं नहीं, वैसे ही बता रहा हूं कि रेजिडेंट हो या 182 पे या 120 पे, तो प्रैक्टिकली कोई मीनिंग नहीं है इस अमेंडमेंट का। ये अगर 182 भी रहने देते हैं तो इररिलेवेंट सी बात है, क्योंकि जब आपने रेजिडेंट वाली कंडीशन ही हटा दी तो फिर क्या 182 डेज और क्या 120 डेज। तो 2 कंडीशन है, ओनली अ पर्सन नेचुरल पर्सन हु इज अ सिटीजन ऑफ इंडिया, वो ओपीसी बना सकता है और नॉमिनी भी हो सकता है। बेटा साथ में एक बात और पढ़ लेंगे, नो माइनर शैल बिकम ए मेंबर और नॉमिनी ऑफ द ओपीसी। तो तीसरी कंडीशन हम क्या डाल सकते हैं कि पर्सन नेचुरल पर्सन होना चाहिए, सिटीजन इंडिया होना चाहिए और मेजर होना चाहिए, माइनर पर्सन ये नहीं होना चाहिए। तो ये अगर कंडीशंस आप पूरी करते हैं तो इन दैट केस यू कैन गो अहेड एंड बिकम द मेंबर ऑफ एन ओपीसी और अ नॉमिनी ऑफ एन ओपीसी। अच्छा, नेक्स्ट बात जो आती है, अ नेचुरल पर्सन शैल नॉट बी अ मेंबर ऑफ मोर देन 1 ओपीसी एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम एंड सेड पर्सन शैल नॉट बी अ नॉमिनी ऑफ मोर देन 1 ओपीसी। तो एक पर्सन बेटा, एक नेचुरल पर्सन, मान लीजिए ए पर्सन है, ये एक टाइम पर एक ओपीसी को इनकॉर्पोरेट कर सकता है, यानी कि उसका सोल मेंबर हो सकता है। आप एक से ज्यादा ओपीसी नहीं बना सकते, और उस ओपीसी का मेंबर रहते रहते आप चाहें तो किसी एक और ओपीसी में नॉमिनी बन सकते हैं, यानी कि एक पर्सन एक जगह मेंबर हो सकता है और एक जगह क्या हो सकता है, नॉमिनी हो सकता है। अच्छा, अब ऐसा करने से प्रॉब्लम क्या आती है कि मान लीजिए बेटा एक पर्सन ए था, हमने फाउंडेशन में भी एग्जांपल लिया था, और मिसेस ए को इन्होंने नॉमिनी बनाया हुआ था। एक मिसेस ए ने ओपीसी बनाई, मिस्टर ए को यहां पर नॉमिनी बना दिया।
अभी तक तो कोई समस्या नहीं है। मिसेज ए भी एक जगह नॉमिनी है, एक जगह ओपीसी बनाती हैं। मिस्टर ए भी एक जगह ओपीसी चलाते हैं, एक जगह नॉमिनी है, और एक दिन मिसेज ए की डेथ हो जाती है। अब प्रॉब्लम क्या होगी सर, मिस्टर ए यहां पर भी क्या बन जाएंगे, मेंबर बन जाएंगे, और ये कंडीशन टूटनी शुरू होगी कि आप एक टाइम पर एक ही जगह के मेंबर रह सकते हैं। इस कंडीशन के लिए बेटा उन्होंने नेक्स्ट पॉइंट टच किया। उन्होंने कहा जी अगर किसी जगह पर नॉमिनी होने की वजह से आप वहां मेंबर बनते हैं और आप ये वाली कंडीशन पूरी नहीं कर पाते, तो आपको 182 डेज दिए जाएंगे इस कंडीशन को रेक्टिफाई करने के लिए। यानी कि या तो यहां से मेंबरशिप छोड़ के कोई नया नॉमिनी अपॉइंट कर दीजिए, यहां पर नया मेंबर दे दीजिए, इसको बंद कर दीजिए, या फिर इस वाली को बंद कीजिए, किसी एक को आपको छोड़ना पड़ेगा। यानी कि एक्सेप्शनल केस में 182 डेज तक ऐसी सिचुएशन आ सकती है जहां एक पर्सन एक से ज्यादा ओपीसी का क्या हो, मेंबर, और वो एक्सेप्शनल सिचुएशन क्या होगी, जब वो उस वाली ओपीसी के अंदर नॉमिनी था और वहां के सोल मेंबर की डेथ होने की वजह से या इनकेपेबल होने की वजह से वो वहां पर क्या बन गया, सोल मेंबर। वो अपनी ओपीसी में तो सोल मेंबर था ही था, तो लगभग आप मान के चलें 182 डेज, 6 महीने हो गए मोटा मोटा। हमने उसको ये टाइम दिया कि आप डिसाइड कर लो भाई ये वाली ओपीसी में अब चलता रहना है कि ये वाली में आपको डिसीजन लेना पड़ेगा। तो मैंने लिखा वेयर अ नेचुरल पर्सन बीइंग अ मेंबर इन ओपीसी बिकम्स मेंबर इन अनदर सच कंपनी by virtue of his being a nominee in that OPC। लैंग्वेज समझ आती है? एक नेचुरल पर्सन जो एक मेंबर है ओपीसी में, वो मेंबर बन जाता है इन अनदर सच कंपनी। अनदर सच कंपनी मींस अनदर ओपीसी। क्यों? by virtue of being a nominee in that OPC, क्योंकि वो दूसरी ओपीसी में क्या था, नॉमिनी था। such a person shall meet the eligibility criteria within a period of 182 days। 182 डेज में आपको एक क्राइटेरिया मीट करना है। सारी बातें बुक में भी लिखी हुई है। लास्ट बात, Such a company cannot be incorporated or converted into a Section 8 company। ये भी कई बार वो पता नहीं एमसीक्यू में पूछ चुका है कि एक पर्सन है, उन्होंने एक ओपीसी बनाई है, वो चाहते हैं कि हम Section 8 कंपनी में इनकॉर्पोरेट करें, उसका प्रोसीजर बता दें। वो आप तक ये भी पूछ चुका है, प्रोसीजर बता दें, जो चीज हो भी नहीं सकती उसका प्रोसीजर बताएं। तो प्रैक्टिकली आपको इसी बात पर टिका रहना है कि Section 8 कंपनी में कन्वर्ट करने का या एक ओपीसी को Section 8 कंपनी की तरह बनाने का कोई प्रोसीजर नहीं है। वन पर्सन कंपनी कैन नीदर बी इनकॉर्पोरेटेड ए सेक्शन 8 कंपनी नोर इट कैन बी कन्वर्टेड टू अ सेक्शन 8 कंपनी। एंड लास्ट, आप नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज नहीं कर सकते, यानी कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल एक्टिविटीज नहीं कर सकते, या किसी भी और कंपनी की सिक्योरिटीज में या किसी भी और बॉडी कॉर्पोरेट की सिक्योरिटीज में किसी तरह की कोई इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, यानी किसी और कंपनी का शेयर, डिवेंचर वगैरह आप नहीं लेंगे। और सेकेंडली, किसी तरह की नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल एक्टिविटी के अंदर इन्वॉल्व नहीं होंगे। अच्छा, इससे पहले बेटा 2 कंडीशंस और हुआ करती थी जो अमेंडमेंट से काटी गई हैं। वो क्या होता था कि एक ओपीसी वॉलंटरली 2 साल तक जब वो बनी है, वो प्राइवेट या पब्लिक में कन्वर्ट नहीं हो सकती है। और एक होती थी कंपल्सरी कन्वर्जन, कि अगर आपका टर्नओवर एक पर्टिकुलर अमाउंट से ज्यादा हो जाता है, पेड अप शेयर कैपिटल एक अमाउंट से ज्यादा हो जाता है, वही 1% का स्मॉल कंपनी वाली लिमिट्स थी, तो आपको कंपल्सरली कन्वर्ट होना पड़ता था। 6 महीने का टाइम देते थे वो। ये दोनों कंडीशंस बेटा 1 अप्रैल 2021 से ओमिट कर दी गई हैं। दिस इज एन इंपॉर्टेंट थिंग कि आज की डेट में अब अगर आप ओपीसी बनाते हैं और अगले दिन आपका मन करता है कि यार मुझे एक ठीक ठाक बंदा या बंदी मिल गई है, इसके साथ हम काम कर सकते हैं, तो आप क्या करिए, अगले दिन अपने आप को प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट कर लीजिए, कोई रोक नहीं है। और अगर आप आजीवन अच्छा खासा काम कर लेते हैं बेटा, करोड़ों रुपए की आपकी टर्नओवर हो गई है, करोड़ों रुपए की पेड अप शेयर कैपिटल हो गई है, स्टिल आप ओपीसी में काम करना चाहें आप करते रहिए। यानी कि ना आपको कंपल्सरली कन्वर्ट करने को कहा जाएगा, ना आपको वॉलंटरली कन्वर्ट करने से रोका जाएगा। पहले दोनों काम किए जाते थे। आपको 2 साल तक वॉलंटरली रोका जाता था, और टर्नओवर और पेड अप शेयर कैपिटल एक लिमिट से ऊपर होने पर जबरदस्ती कहते थे नहीं, अब आप कहीं से 1% नहीं रहे, प्राइवेट में या पब्लिक में कन्वर्ट हो जाओ। दोनों बातें डिलीट कर दी गई। यानी कि आज की डेट में आप जब चाहें कन्वर्ट करें, ना चाहें तो कभी मत कन्वर्ट करिए, कोई आपको फोर्सफुली कन्वर्ट नहीं कराएगा। तो वो 2 कंडीशंस जो थी हमने डिलीट करी, यहां से डिलीट हो गई, आपको पता होनी चाहिए। अगर वो कंडीशंस देखता हूं मैं बुक में, शायद आप मतलब में लिखी होंगी, कटी हुई काट रखी होंगी मैंने कंडीशंस। ये देखिए, ये नीचे 2 कंडीशन होती थी कि ओपीसी कैन नॉट वॉलंटरली कन्वर्ट इटसेल्फ इनटू एनी अदर काइंड ऑफ कंपनी अनलेस 2 years हैव इलैप्स्ड, या उसका जो पेड अप शेयर कैपिटल है 50 लाख से ज्यादा चला जाए, एवरेज टर्नओवर 2 करोड़ से ज्यादा चला जाए। ये बेटा रूल 6 होता था, ये सारा का सारा रूल 6 इन्होंने काट दिया, ये ओमिट हो गया। इसकी जगह एक नया रूल आया है, रीड करा रहा हूं, बुक में नहीं दिया गया। ये रूल क्या कहता है, रूल 6 जो पहले कंपल्सरी को कन्वर्ट कराता था और वॉलंटरी रोकता था, उसको हटाकर नया रूल 6 लाया गया है। रूल 6 क्या कहता है, द 1 person कंपनी शैल ऑल्टर इट्स मेमोरेंडम
एंड आर्टिकल बाय पासिंग अ रेजोल्यूशन। पहली बात तो क्या है, कन्वर्जन ऑफ ए 1% कंपनी इनटू पब्लिक कंपनी एंड प्राइवेट कंपनी। जब भी आप चाहें कंपनी कब कन्वर्ट करें, सिंपल सा तरीका बताया उन्होंने, कहा जी एक रेजोल्यूशन पास कराइएगा, 1% कंपनी मे बी कन्वर्टेड अपनी इच्छा से इनटू अ प्राइवेट कंपनी और ए पब्लिक कंपनी, बट अदर देन अ सेक्शन 8 कंपनी। 8 में अभी भी नहीं जा सकते, अदर देन अ सेक्शन 8 कंपनी आफ्टर इंक्रीजिंग द मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स बढ़ाने पड़ेंगे आपको, 2 बना बोल, अगर प्राइवेट कंपनी ले रहे हैं 7, अगर आप पब्लिक कंपनी में जा रहे हैं, और डायरेक्टर्स बढ़ाने पड़ेंगे 2 और 7 और 2 और 3 डायरेक्टर्स एज द केस में भी, एंड मेंटेनिंग मिनिमम कैपिटल एज रिक्वायर्ड बाय द एक्ट। अब ये क्यों लिखा है, क्योंकि सर प्राइवेट और पब्लिक के अंदर ना डेफिनेशन में आज भी लिखा हुआ है कि मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल होनी चाहिए। कल को अगर मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल प्रिस्क्राइब्ड हो गई तो उन्होंने उस सिचुएशन के लिए यहां क्या लिखा हुआ है, उस केस में फिर आपको अगर ओपीसी से प्राइवेट में या पब्लिक में जाना होगा तो फिर जो उस समय प्रिस्क्राइब्ड मिनिमम कैपिटल होगी उसके लिए वो आपको मेंटेन करनी पड़ेगी, और बाकी जो रिक्वायरमेंट्स है सेक्शन 18 की वो पूरा करें। 18 सेक्शन अभी हम पढ़ लेंगे। इसके अलावा कंपनी को एक एप्लीकेशन फाइल करनी है INC 6 फॉर्म के अंदर, जिसके साथ अपना MOA AOA लगाना है, कॉपी ऑफ रेजोल्यूशन लगाना है, नए मेंबर्स और डायरेक्टर्स का नाम देना है, लास्ट ऑडिटेड बैलेंस शीट देनी है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देना है, और ये सब करने के बाद आपका रजिस्ट्रार जो है आपको एक नया सर्टिफिकेट इशू कर देगा। सिर्फ रीडिंग के लिए मैंने कराया कि आपको पता होना चाहिए कि एक प्रोसीजर दे दिया गया है कि आप जब भी चाहें 1% कंपनी को एक छोटा सा फॉर्म फाइल कर साथ में अपना एक रेजोल्यूशन मेंबर, रेजोल्यूशन बेटा क्या होगा 1% कंपनी में क्या रेजोल्यूशन होगा आप समझे, वो अकेला बंदा खुद ही जो कुछ करना चाहे कर सकता है, तो एक कागज के टुकड़े पे उसको साइन मार देगा कि हाँ मैंने अप्रूव किया कि हम किसी को साथ जोड़ के प्राइवेट में कर रहे हैं। इसको आप ROC को फाइल करके आएंगे और ROC आपको सर्टिफिकेट देकर आपको प्राइवेट या पब्लिक में कन्वर्ट करा सकता है। दिस इज रूल आपका, ये वाली बात। अच्छा, लास्ट बात जो छोटी सी हमने कवर करनी है, डिफरेंसेस, उसके बाद हम खत्म करते हैं आज क्लास को। अगेन पूरा का पूरा फाउंडेशन वाला है। प्राइवेट कंपनी के एग्जेम्पशंस एंड प्रिविलेजेस। हमने कहा जी प्राइवेट कंपनी की पहली एग्जेम्पशन क्या होती है कि सर प्राइवेट कंपनी 2 या उससे ज्यादा लोगों से बन सकती है, जबकि पब्लिक कंपनी को कितने चाहिए होते हैं, 7 लोग चाहिए होते हैं। प्राइवेट कंपनी केवल 2 डायरेक्टर से काम चला सकती है, पब्लिक कंपनी को 3 चाहिए होते हैं। उसके बाद अगर आपको याद है बेटा, ये तीनों हमने IANS नाम से याद कर ली थी। 3 एग्जाम्पशन हमारे पास होती, 4 एग्जाम्पशन होती थी जो IANS नाम से याद की थी, क्योंकि ये चारों कहीं ना कहीं सिलेबस से बाहर की बातें करती थी। प्रॉब्लम क्या है, आप इंटर में आ गए, सिलेबस में अभी भी बाहर की बातें हो रही हैं, क्योंकि ये अभी भी 148 से आगे की बातें हैं। तो उन्होंने क्या लिखा है, प्राइवेट कंपनी को एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट करने की जरूरत नहीं होती है, 149 में अपॉइंट होते हैं इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। इसके अलावा इनको एक ऑडिट कमेटी नहीं बनानी होती, नॉमिनेशन एंड रेम्युनरेशन कमेटी नहीं बनानी होती, स्टेक होल्डर्स रिलेशनशिप कमेटी नहीं बनानी होती। इसको हम IANS नाम से याद कर लेते हैं। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स नहीं चाहिए, ऑडिट कमेटी नहीं चाहिए, नॉमिनेशन एंड रेम्युनरेशन कमेटी नहीं चाहिए, स्टेक होल्डर्स रिलेशनशिप कमेटी नहीं चाहिए। कमेटी होती क्या है ब्रॉडली बेटा, ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में से कुछ लोगों का छोटे छोटे टुकड़े करके अलग अलग काम करने के लिए कमेटियां बना ली जाती हैं। जैसे ऑडिटर को अपॉइंट करने के लिए सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तकलीफ ना ले तो उसमें से एक ऑडिट कमेटी बना ली जाती है। ऐसी नॉमिनेशन और रेम्युनरेशन तय करने के लिए एम्प्लॉइज वगैरह का एक कमेटी बना ली जाती है। तो ये पब्लिक कंपनी में बनाना कंपलसरी होता है, क्योंकि लॉ कहता है बनानी पड़ेंगी। प्राइवेट कंपनी में इस तरह की बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की कोई कमेटी बनाने की जरूरत आपको नहीं होती है। तो ये हमारे पास 4 इसकी एग्जाम्पशन है। अच्छा, एक बात ध्यान रखिएगा, अगर वो पेपर में बेटा आपसे एग्जाम्पशन पूछता है तो वो चीजें लिखनी है जो प्राइवेट कंपनी के लिए छूट हैं। बच्चा पेपर में क्या लिखाता है कि सर प्राइवेट कंपनी प्रोस्पेक्टस इशू नहीं कर सकती, ये एग्जामिशन नहीं है। अब ये डिसएडवांटेज है प्राइवेट कंपनी होने का कि आप प्रोस्पेक्टस इशू करके पब्लिक से पैसा नहीं मांग सकते। प्राइवेट कंपनी सर शेयर लिस्ट नहीं कर सकती, ये एग्जामिशन नहीं है। ये आप डिफरेंसेस में तो डाल सकते हैं जब आप प्राइवेट और पब्लिक के डिस्टिंग्विश कर रहे हो, लेकिन जब आप एग्जामिशन की बात कर रहे हो तो प्राइवेट कंपनी के बारे में वो बातें लिखनी पड़ेंगी जो प्राइवेट कंपनी के हक में है बातें हैं, जो हम ये कहें कि प्राइवेट कंपनी होने से आपको फायदा मिलता है। वो हमने क्या क्या दिखा जी, मेंबर्स कम चाहिए होते हैं, डायरेक्टर्स कम चाहिए होते हैं। उसके बाद हमने IANS कर दिया कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं चाहिए, ऑडिट कमेटी नहीं चाहिए, नॉमिनेशन एंड रेम्युनरेशन कमेटी नहीं चाहिए और स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमेटी नहीं चाहिए। और लास्ट बात जो हम आज कर रहे हैं, प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी के अंदर डिफरेंसेस। अगेन मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स, एक जगह 2 चाहिए, दूसरी जगह 7 चाहिए। मैक्सिमम के केस में एक जगह सर 200 होते हैं प्राइवेट में, पब्लिक में कोई लिमिट नहीं होती। ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स में सर प्राइवेट कंपनी में रिस्ट्रिक्शन होती है, पब्लिक कंपनी के फ्रीली ट्रांसफर होता है। सिंपल भाषा में सर पब्लिक कंपनी के शेयर स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट हो सकते होते हैं। प्रोस्पेक्टस, प्राइवेट कंपनी चाहकर भी प्रोस्पेक्टस इशू नहीं कर सकती बिकॉज ऑफ वो क्लॉज 3 जो लिखा गया है कि प्रोहिबिट्स इन्विटेशन टू पब्लिक। पब्लिक कंपनी सर प्रोस्पेक्टस इशू कर सकती है। डायरेक्टर्स की बात करें, प्राइवेट कंपनी में सर मिनिमम 2 डायरेक्टर होने की जरूरत है, पब्लिक कंपनी में
3 की जरूरत है, और एग्जाम्पशंस हूं IANS वाली। सर ये एग्जाम्पशंस प्राइवेट कंपनी को मिलती हैं, पब्लिक को नहीं मिलती हैं। इससे पहले बोरी बिस्तरा बांध लें, एक पॉइंट बेटा और है, कोरम। ये कोरम क्या होता है? एक डिफरेंस और आता है हमारे पास, कोरम का डिफरेंस। व्हाट डू यू मीन बाय कोरम? ये वर्ड सुना है कभी हमने? कोरम क्या होता है बेटा? कोरम होता है कि जब भी कोई मीटिंग होती है ना, उस मीटिंग, पहली बात तो कंपनी में मीटिंग होती क्यों है? कंपनी में बेटा मीटिंग इसलिए होती है क्योंकि आपको समझ आता है कि सर कंपनी अपने आप तो काम नहीं कर सकती, उनके काम करने के लिए या तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को पावर दी गई है, और कुछ जगहों पे बेटा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की पावर पर भी लिमिट लगाई गई है। ये कहा गया है कि ये काम अगर करना है तो मेंबर से पूछिए। मैंने कहा मेंबर से पूछिएगा मतलब घर घर जाऊं मेंबर से पूछने के लिए? उन्होंने कहा नहीं, जैसे आप अपना डिसीजन लेते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बैठते हैं, एक मीटिंग करते हैं, उसके अंदर डिसीजन लेते हैं, ऐसे ही जहां पर आपको मेंबर्स का अप्रूवल चाहिए, आप मेंबर्स की मीटिंग्स बुलाएंगे और उनको क्या नाम दिया जाता है? जनरल मीटिंग्स। जनरल मीटिंग मतलब क्या होता है? कंपनी के सारे मेंबर्स की मीटिंग। बेटा घर पे शादी की कार्ड की तरह नोटिस आता है बकायदा कि मीटिंग हो रही है फलानी फलानी जगह पे, दिनांक ये, टाइम ये, इस समय आइएगा। तो वो आपके हर मेंबर को, आपने एक शेयर भी लिया हुआ है तो नोटिस आएगा आपके पास कि मीटिंग हो रही है, आ जाइए इसके अंदर। वो क्यों है? क्योंकि लॉ ये चाहता है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अगर कुछ काम कर रहे हैं जो एक्ट में लिखे हुए हैं जगह जगह पर, उसके लिए उन्हें क्या लेना पड़ेगा? शेयर होल्डर्स का अप्रूवल लेना पड़ेगा। अब सर ये शेयर होल्डर्स का अप्रूवल, मीटिंग बुला लेंगे, वहां पर अप्रूवल कैसे लिया जाता है? ऑब्वियसली वोट कराया जाता है। और वोट में बेटा जो अप्रूवल होता है ये दो तरह का होता है। इट कैन बी ईदर बाय एन OR और इट कैन ईदर बाय बी एन SR। ये शायद वर्ड सुने हुए होंगे आपने। OR का मतलब क्या होता है? ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन का मतलब कि जब एक पर्टिकुलर मुद्दे पर 50% से ज्यादा, यानी कि नंबर ऑफ वोट्स कास्ट इन फेवर, नंबर ऑफ वोट्स कास्ट अगेंस्ट से ज्यादा होंगे, तो हम क्या कहते हैं? क्या पास हो गया? OR पास हो गया। SR क्या होता है? 75%। देखो टेक्निकल भाषा में ये बोला जाता है कि नंबर ऑफ वोट्स कास्ट इन फेवर शुड बी एटलीस्ट 3 times द नंबर ऑफ वोट कास्ट अगेंस्ट। 75% का ये मतलब ही होता है कि फेवर में 3 टाइम होने चाहिए वोट अगेंस्ट के। अच्छा, अब एक्ट में बेटा स्पेसिफिकली लिखा हुआ होता है कि कौन सी चीज SR से पास करानी है और कौन सी चीज OR से पास करानी है। उसके बारे में पढ़ेंगे। जनरल मीटिंग पूरा यूनिट है जहां हम देखेंगे OR SR कैसे पास होता है। फिलहाल मैं क्या कहने जा रहा हूं कि मान लीजिए बेटा एक कंपनी के अंदर 100 मेंबर्स हैं, इन्होंने मीटिंग बुलाई, मीटिंग के अंदर बेटा 10 लोग आके बैठ गए, बाकी के पास टाइम ही नहीं हो, कहता हम तो बड़े बिजी लोग हैं, हम नहीं आ रहे। 10 लोग आके बैठ गए। यहां पर बेटा मीटिंग में रेजोल्यूशन रखा गया। रेजोल्यूशन रखने के बाद यहां पे पता चला कि 6 लोगों ने फेवर में वोट कर दिया, हो गया OR पास, हो गया डिसीजन। बेटा कंपनी में 100 बंदे हैं, 6 बंदे लगे हुए हैं डिसीजन लेने में, और वो पूरा डिसीजन किसके ऊपर अप्लाई हो जाएगा? कंपनी के ऊपर। क्या ये कहीं से लॉजिकल लगता है कि सर ये 6 लोग बैठ के डिसाइड करेंगे पूरी कंपनी कैसे चलेगी? ये वैसे है बेटा जैसे भारत के अंदर वोटिंग होती है, हम कहते हैं जी फलाना पर्सन बहुमत के साथ सरकार में आ गया। अगर आप चेक करना शुरू करो तो पहली बात तो भारत की जनसंख्या में से बेटा 80% लोगों के पास तो वोटर कार्ड है। जिनके पास वोटर कार्ड होता है उसमें से 70% लोग वोट देने जाते हैं। उन 70% में से एक पार्टी के पास 30% वोट आते हैं और वो सरकार बना लेती है। तो आप प्रैक्टिकली अगर कैलकुलेशन करें ना, इंडिया की जो करंट गवर्नमेंट है वो हार्डली मेरे ख्याल से 20 या 22% ऑफ पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करती है। 78% से तो ऐसे लगता है जैसे पूछा ही नहीं गया, कुछ वोट डालने नहीं गए, जो वोट अगेंस्ट भी डाल के आए। यही कहानी यहां हो रही है। सर 100 में से 90 तो गए ही नहीं, जो उसमें 10 गए, 10 में से 4 ने अगेंस्ट वोट किया, सिर्फ 6 ने फेवर में वोट डाला और रेजोल्यूशन पास हो गया। अब बेटा देश में तो ये चल जाता है, कंपनी में नहीं चलता क्योंकि वहां पैसा है। यहां पैसे के लिए उन्होंने क्या रूल लगाया? इन्होंने कहा जी इस मीटिंग के अंदर मिनिमम नंबर ऑफ पर्संस प्रेजेंट होने चाहिए तो ये मीटिंग एक वैलिड मीटिंग मानी जाएगी। यानी कि अगर मीटिंग में एक मिनिमम नंबर से कम लोग आए तो वो मीटिंग हो ही नहीं सकती। और इस नंबर को क्या बोला जाता है? कोरम। तो कोरम क्या होता है? कोरम इज अ मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स हु शुड बी प्रेजेंट इन द मीटिंग टू होल्ड अ वैलिड मीटिंग। जब तक ये नंबर आएंगे नहीं हम वैलिड मीटिंग करेंगे नहीं। अब ये वैलिड मीटिंग के कोरम लिखे कितने गए? ये कोरम बेटा लिखे गए हैं प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी के लिए अलग अलग। इसलिए डिफरेंस बनता है कि प्राइवेट कंपनी के लिए कोरम कितना है और पब्लिक कंपनी के लिए कोरम कितना है। अच्छा समझदारी से बताइए बेटा, प्राइवेट कंपनी के लिए कोरम कितना होगा? कितना नंबर लिखूं मैं प्राइवेट कंपनी के लिए? इतने लोग आ जाएंगे तो मीटिंग करा लूंगा। कितना लिखा बेटा? 10, 5, 15, 20? कोई नंबर तो सजेस्ट करो। कॉमन सेंस की बात है बेटा। प्राइवेट कंपनी में कितने नंबर ऐसे पर्सन होने चाहिए कि जो आ जाए तो हम मीटिंग बोल देंगे? 100 कर देते हैं बेटा। प्राइवेट कंपनी में मेंबर्स कितने चाहिए होते हैं? मिनिमम 2, बाकी 98 का सड़क से पकड़ेंगे।
कि आ जाओ तुम अंदर बैठ जाओ। जब मेंबर ही 2 हैं तो आप समझे मिनिमम बंदे कितने रखने पड़ेंगे आपको? 2, क्योंकि उससे ज्यादा अगर आप रखेंगे तो हो सकता है उस कंपनी के पास उससे ज्यादा मेंबर ही ना हो। तब क्या करोगे, कहां से पैदा करोगे उन लोगों को लाने के लिए? तो आप समझेंगे यहां तो मजबूरी है कि आपको कितना रखना पड़ेगा प्राइवेट कंपनी के केस में, कि कोरम कितना होगा, 2 मेंबर्स प्रेजेंट। मजबूरी, अब समझे 100 भी होगा तो भी मजबूरी क्या हो जाएगी कि एक्ट ने 2 लिख दिया। तो एक्ट ने लैंग्वेज क्या लिखी, अनलेस आर्टिकल्स प्रोवाइड फॉर हायर नंबर, अनलेस आर्टिकल्स प्रोवाइड फॉर हायर नंबर, कोरम प्राइवेट कंपनी में कितना होगा, 2 मेंबर्स पर्सनली प्रेजेंट। तो आप समझे बेटा, 2 तो हैं ही हैं, वो तो एक्ट ने लिख दिए, लेकिन मेरी कंपनी में 50 हैं या मेरी कंपनी में 100 मेंबर्स हैं, हो सकते हैं 200 तक हो सकते हैं, 200 हैं। अब मुझे 200 में बेटा 2 खुशी देंगे कि 2 आ गए एक मीटिंग के अंदर, हो क्या मजा आ गया, तो 2 लोगों की मीटिंग कर ली हम लोगों ने। तो आप समझेंगे बेटा ये कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है। तो इसलिए एक्ट ने क्या पावर दे दी आपको कि अगर आप 2 को बढ़ाना चाहें तो अपने आर्टिकल्स के थ्रू बढ़ा लीजिए फिर उसको। यानी कि ऐसी कंपनी अपने आर्टिकल्स में क्या लिख देगी कि मैं कोरम के नंबर को बढ़ा के 100 करती हूं, तो उस केस में कोई दिक्कत नहीं है, 100 लोग भी आ सकते हैं। अब पब्लिक में ज्यादा जरूरी हो जाएगी क्योंकि वहां तो सर अनगिनत मेंबर हो सकते हैं, कोई लिमिट ही नहीं है। वहां कैसे सेट करें, इन्होंने वहां भी लिखा, उन्होंने कहा जी अनलेस आर्टिकल्स प्रोवाइड फॉर हायर नंबर, अनलेस आर्टिकल्स प्रोवाइड फॉर हायर नंबर, कोरम कितना होगा, ये डिपेंड करेगा कि ऑन द डेट ऑफ मीटिंग आपके टोटल मेंबर्स हैं कितने। अगर उन्होंने कहा जी ऑन द डेट ऑफ मीटिंग आपके मेंबर्स नॉट मोर देन 1000 हैं, सीधी बात ही कहां से शुरू करी, 1000 मेंबर से, कि 1000 या उससे कम है, नॉट मोर देन 1000, तो कोरम होगा 5 मेंबर्स पर्सनली प्रेजेंट। बस बेटा 1000 में से 5 आ जाए, खुशी मना लो कि 5 तो आ गए। तो उन्होंने कहा जी 5 मेंबर्स पर्सनली प्रेजेंट। अगर ये 1000 से ज्यादा है लेकिन 5000 से ज्यादा नहीं है, यानी कि मोर देन 1000 बट नॉट मोर देन 5000 भी यही इंक्लूडेड हो जाएगा। ये कोरम कितना है, 15 मेंबर्स पर्सनली प्रेजेंट, यानी कि सर 5000 में से 15। अच्छा, उसके बाद उन्होंने कहा बाकी फिर एक ही उसके 5000 से ज्यादा है तो 30 मेंबर्स पर्सनली प्रेजेंट। ये कोरम सेट किया गया जो एक्ट की तरफ से है कि अगर आपके पास नॉट मोर देन 1000 मेंबर्स है तो 5 मेंबर्स पर्सनली प्रेजेंट। और ये मेंबर किस दिन देखने हैं, जिस दिन मीटिंग हो रही है, ऑन द डेट ऑफ मीटिंग आपको देखना है। अगर मेंबर्स नॉट मोर देन 1000 और 5 मेंबर्स पर्सनली प्रेजेंट, 1000 से ज्यादा है लेकिन 5000 से कम है, देन इट विल बी 15 मेंबर्स पर्सनली प्रेजेंट, और ये 5000 से ज्यादा है तो इट विल बी 30 मेंबर्स पर्सनली प्रेजेंट। अच्छा सर, अब ये पर्सनली प्रेजेंट का क्या ड्रामा है, आप बार बार बोले जा रहे हो 2 मेंबर्स पर्सनली प्रेजेंट, 5 मेंबर्स पर्सनली प्रेजेंट, 15 पर्सनली प्रेजेंट, और किसी तरह से भी प्रेजेंट हो सकते हैं बेटा। मीटिंग्स में एक कंसेप्ट होता है प्रॉक्सी नाम का, कॉलेज वाले बच्चे बड़े अच्छे से इससे वाकिफ होते हैं। प्रॉक्सी कौन होता है, जो सब पीछे से आवाज मार के अटेंडेंस लगा देता है हमारी, तो उसको बोलते हैं आपकी जगह पर कोई गया हुआ। तो मीटिंग में बेटा ये रूल्स होते हैं कि अगर आप किसी मेंबर को शादी का नोटिस भेजते हैं, यानी कि मीटिंग का नोटिस भेजते हैं, तो उस मीटिंग के नोटिस के साथ एक प्रॉक्सी फॉर्म लगाया जाता है कि आप अपनी जगह किसी और को भेजना चाहें, आपके पास टाइम ना हो तो उसको भेज दो, वो आपकी जगह आके वोट कर देगा। तो ये प्रॉक्सी का कंसेप्ट होता है मीटिंग के अंदर। तो उन्होंने क्या कहा, प्रॉक्सी आएंगे मीटिंग में लेकिन वो कोरम के लिए काउंट नहीं होंगे। यानी कि ऐसा हो सकता है बेटा इस मीटिंग के अंदर 5-4 मेंबर पर्सनली आए हैं और 100 प्रॉक्सी आई बैठी हैं, लेकिन फिर भी कोरम काउंट होने के लिए क्या काउंट होगा, आप उनसे पूछेंगे भैया आप मेंबर हो गएगा, नहीं मैं थोड़ी देर साइड हो जाओ, सिर्फ मेंबर कितने, तो मेंबर कितने हैं। अगर मेंबर इस लिमिट से ऊपर हैं तो आपका कोरम आया है, अदरवाइज कोरम नहीं आया। तो ये क्या है, पर्सनली प्रेजेंट। प्रॉक्सी वगैरह भी हम पढ़ेंगे जनरल मीटिंग के चैप्टर में, पूरा कंसेप्ट है प्रॉक्सी कैसे अपॉइंट होता है, कितने लोग अपॉइंट कर सकते हैं, किस किस को अपॉइंट कर सकते हैं, वो सब बातें आएंगी। फिलहाल मैंने वो पर्सनली प्रेजेंट की बात क्लियर करी, तो इससे हमारे डिफरेंसेस कवर हो गए। हमने 6 डिफरेंसेस ये किए। 7th डिफरेंस हमारे पास क्या आ जाता है कोरम के रेस्पेक्ट में, कि सर प्राइवेट कंपनी में कोरम है अनलेस अदरवाइज प्रोवाइडेड बाय द एक्ट, हायर नंबर प्रोवाइडेड बाय द आर्टिकल, 2 मेंबर्स पर्सनली प्रेजेंट। और पब्लिक कंपनी के केस में सर अप टू 1000 5 मेंबर्स हैं, अप टू 5000 यानी 1000 से ज्यादा 5000 तक 15 है, और 5000 से ऊपर 30 मेंबर्स पर्सनली प्रेजेंट है। तो ये हमारे पास था कोरम का कंसेप्ट। चलिए आज फिर यहीं रुकते हैं। हम लोगों ने टाइप्स ऑफ कंपनी बेस्ड ऑन नंबर ऑफ मेंबर्स कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट क्लास में बाकी टाइप्स ऑफ कंपनी में हम लोग कंप्लीट करेंगे, और उम्मीद है बेटा नेक्स्ट क्लास मेरी टाइम से शुरू हो जाएगी। सर अगर सारी कंपनी
और उसमें आपने 5 मेंबर्स, तो उससे ज्यादा नहीं बुला सकते हैं, तभी तो लिखा है अनलेस आर्टिकल्स प्रोवाइड फॉर हायर नंबर। ये वो है कि कितने आने चाहिए ताकि मीटिंग वैलिड हो जाए। यानी कि अगर उस मीटिंग में 4 लोग आए तो क्योंकि लॉ आपको 5 अलाउ मिनिमम का अलाउ करता था, वो मीटिंग वैलिड नहीं है। फिर आप 4 लोग बैठ के कुछ मर्जी कर लो, वहां पर कुछ नहीं होने वाला। लेकिन क्या आप अपने आर्टिकल से 5 को बढ़ाकर 50 कर सकते हैं? कर सकते हैं। लेकिन इस 5 को बढ़ाकर आप कहो कि मैं 3 कर दूंगा, ऐसा नहीं हो सकता। आपको वो अलाउ नहीं किया गया कि इतने मिनिमम तो रखने ही रखने हैं, इसको बढ़ाना चाहें तो आप बढ़ा सकते हैं अपने आर्टिकल्स के थ्रू। चलिए यहीं रुकते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में।